स्वागत है आप सभी श्रोतागणों का एक बार फिर से मेरे चैनल रागनी सिंह में। आइए मालती जोशी जी की लिखी कहानी ये तो होना ही था सुनते हैं। तो चलिए सुनते हैं मालती जोशी जी की कहानी ये तो होना ही था। श्यामा गौरी आ गई हैं। भूषण को चाय का कप पकड़ाते हुए माँ ने कहा, मतलब? अरे तुम्हारी कृष्णकली पधार गई हैं। भूषण कुछ समझता कुछ कहता इसके पहले ही बाबूजी गरज उठे। देखो, उसके माँ बाप ने उसे 2 अक्षर का छोटा सा नाम दिया है। अगर वह याद नहीं रहता तो बहू रानी कह सकती हो। अगर रानी कहने में जीव अटकती हो तो सिर्फ बहू कह सकती हो। इसके अलावा कोई तीसरा नाम तुम्हारे मुंह से निकला तो ठीक नहीं होगा, कह देता हूँ। ऐसा मैंने क्या कह दिया जो इतने लाल पीले हो रहे हैं? माँ को अनसुना करके बाबूजी अब भूषण से मुखातिब हुए। बरखुरदार, तुम्हारी बीबी का सरेआम मखौल उड़ाया जा रहा है और तुम मिट्टी के माधो बन चुपचाप सुन रहे हो। लानत है तुम पर। और फिर टेबल से उठते हुए बोले, चाय पीकर जरा कमरे में आना। उनकी आवाज़ में ऐसी धौंस थी कि चाय भूषण के गले में फंसकर रह गई। किसी तरह उसने कप खाली किया और डरते डरते बाबूजी के कमरे में गया। वे अखबार पढ़ रहे थे। बाबूजी, आप कुछ कह रहे थे? उसने सहमीसी आवाज़ में पूछा। हाँ, बैठो जरा। उसके बैठते ही बाबूजी बोले, बहुरानी के आने का तुम्हें पता नहीं था ना? जी नहीं। उसने फ़ोन नहीं किया था? नहीं। उसका नंबर है तुम्हारे पास? वह चुप रह गया। और तुम्हारा नंबर भी उसके पास नहीं होगा, ठीक है ना? वह चुप रहा। तो यह जो प्रचारित हो रहा है ठीक हो रहा है? क्या प्रचारित हो रहा है? यही कि शादी तुम्हारी मर्जी से नहीं हुई है। वह चुप रहा। और जिस तरह तुम्हारी अम्मा दिन रात तस्वीरें बहाए रहती हैं, उससे लगता है शादी उनकी पसंद की भी नहीं है। तो बताओ कि किसकी मर्जी से हुई है शादी? तुम ही दोनों सूत्रधार थे। तुम ही लड़की देखने गए थे। मैं तो बीच में कहीं भी नहीं था। फिर? वह चुप रहा। क्या कहता? आज उसके पिता उसे छोड़ने आए थे। जानते हो क्या कह रहे थे? उसने प्रश्नार्थक दृष्टि से पिता की ओर देखा। बोले, जिस दिन लड़की यहाँ से गई है उस दिन उसने कह दिया था कि अब लौटकर नहीं जाऊंगी। बड़ी मुश्किल से मनाकर लाया हूँ कि 5-6 दिन में किसी की पहचान नहीं होती। कुछ दिन और रहकर देख लो, फिर सोचेंगे। पर बेटा, मैं जानना चाहता हूँ कि उन 5-6 दिनों में ऐसा क्या घट गया कि बहुरानी ने यहाँ आने से मना कर दिया। इस प्रश्न का क्या उत्तर देता वह चुप रह गया। एक बात कान खोलकर सुन लो, वह तुम्हारी पत्नी है। गाजे बाजे के साथ तुम उसे ब्याह कर लाए हो। अगर उसके सम्मान की रक्षा तुम नहीं कर सकते तो साफ बता दो, मैं कल ही उसके घर छोड़ आऊँगा। समधी जी 4 बातें सुनाएंगे तो सुन लूँगा, पर किसी की बेटी को अपने घर में प्रताड़ित नहीं होने दूंगा। इतना कहकर बाबूजी ने दरवाजे की ओर मुंह करके ऊंची आवाज में कहा, वहाँ कान लगाए क्यों खड़ी हो? भीतर आ जाओ, तुम्हारा ही कमरा है। माँ सकुचाई से भीतर आई। वहाँ कान लगाए क्यों खड़ी थी? मैं तो ऐसे ही देख रही थी। क्या? यही कि बाप बेटे के बीच क्या खुसुर पुसुर हो रही है। मैं बेटे की कान खिंचाई कर रहा था। अच्छा हुआ तुम आ गई। लगे हाँ तुमसे भी निपट ही लेता हूँ। अब मैं जो कह रहा हूँ उसे कान खोलकर सुन लो। बहू जब पहली बार आई थी तब तुमने उसे कई नामों से नवाजा था। मावस पूनों की जोड़ी कहा था,
एक गाना भी बनाया था, राधा क्यों काली मैं क्यों गोरा। अपनी इस कलाकारी पर तुमने खूब वाहवाही भी लूटी थी। मुझे उस समय भी यह सब अच्छा नहीं लगा था, पर घर में मेहमान थे और मैं उनके सामने तुम्हारा अपमान नहीं करना चाहता था। पर आज तुम्हें मैं वार्निंग देता हूँ, आज के बाद कभी तुमने उसके रूप रंग पर फप्ती कसी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उस समय मैं यह नहीं देखूंगा कि सामने कौन है, और मेरा गुस्सा तुम जानती हो। अगर अपनी इज्जत प्यारी है तो आगे से सावधान रहना, समझी। भूषण को वहां बैठने में संकोच होने लगा। वह उठ खड़ा हुआ। बाबूजी, मैं चलूं? जरा फ्रेश हो लेता हूँ। जाओ, पर मैंने जो कहा उसे याद रखना। कमरे से बाहर निकलकर उसने एक लंबी सांस ली। भीतर उसका दम जैसे घुट जा रहा था। बाबूजी आज अपने प्रिंसिपल वाले अंदाज में थे। अपने कार्यकाल में वे अपने कठोर अनुशासन के लिए प्रसिद्ध रहे हैं। वह बाबूजी के कमरे से बाहर आ गया, पर अपने कमरे में जाने की उसकी हिम्मत नहीं पड़ रही थी। एक एक सीढ़ी चढ़ना उसके लिए पहाड़ चढ़ने जैसा हो रहा था। कमरे में निधि थी, जिसे उसके पिता उसकी अनिच्छा के बावजूद जबरन यहाँ छोड़ गए थे। इस अपरिचित स्नेहहीन वातावरण में उसे छोड़ते हुए क्या उनके मन में जरा भी दर्द नहीं हुआ होगा। कमरे के सामने पहुंचकर वह कुछ क्षण खड़ा रहा। फिर उसने एक लंबी सांस ली और उड़के हुए दरवाजे को धीरे से ठेलकर भीतर आया। अपने पीछे दरवाजा उठकाकर वह कमरे का निरीक्षण करने लगा। उसका सूटकेस, हैंडबैग, पर्स सब अभी वैसे ही रखे हुए थे जैसे प्लेटफार्म पर सामान रखा हो। सोफे की बाह पर कुशन रखकर वह लेटी हुई थी। डूबते सूरज की किरणें खिड़की से आकर उसके चेहरे पर पड़ रही थीं। उस मध्यम रोशनी में उसका चेहरा बड़ा म्लान लग रहा था। भूषण का मन कसैला हो आया। पता नहीं यह सफर की थकान थी या अपने असहाय बंधुहीन होने का एहसास। इस समय निधि का पूरा वजूद ही बड़ा करुण लग रहा था। उसके अंतर मन से एक आवाज उठी, हो सकता है यह बाबूजी के भाषण का प्रभाव हो, पर उसने यह महसूस किया कि यह लड़की मेरा हाथ पकड़कर इस घर में आई है, तो अब यह मेरी जिम्मेदारी है। मुझे ही अब इसकी जरूरतों का ख्याल रखना है, उसके सुख दुख की चिंता करनी है, उसके मान सम्मान की रक्षा करनी है। वह धीरे से जाकर पास वाली कुर्सी पर बैठ गया, पर उतनी सी आहट से भी उसकी आंख खुल गई। कपड़े संभालती हुई वह उठ बैठी। सॉरी, सॉरी तो मुझे कहना चाहिए, तुम्हें नींद से जो जगा दिया। मैं सोई नहीं थी, बस लेट गई थी, बहुत थक गई थी ना। उसकी मुद्रा एकदम शांत, स्वर कोमल और मधुर था। कितने बजे पहुंची? दोपहर 3 बजे। पापा छोड़ने आए थे ना, रुके नहीं? उन्हें काम था। इसके बाद वह कुछ क्षण चुप रहा, फिर पूछा, घर पर सब कैसे हैं? अच्छे हैं। सबने आपको विश किया है? थैंक्स। फिर एक अंतराल, फिर एक प्रश्न, सुबह कितने बजे चले थे? 7 बजे। रास्ते में 2 बार रुके भी थे, चाय के लिए और खाने के लिए। हाँ, रुकना तो खैर पड़ता ही है, उसने कहा, और फिर एक मौन उन दोनों के बीच पसर गया। उसे अपने ऊपर तरस आ रहा था। उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। सोच सोच कर एक एक फालतू सा प्रश्न पूछता जा रहा है। एकाएक कमरे में छाई उष्णी नीरवता का भंग हुआ। दरवाजा भड़ाक से खुला और रंजना कमरे में दाखिल हुई। चाय का कप एक तरह से टेबल पर पटकते हुए बोली, बाबूजी ने भिजवाई है। और जिस तेजी से भीतर आई थी उसी तेजी से बाहर चली गई। उसके तेवर से साफ जाहिर था कि यह काम उसे बेहद नागवार गुजरा है। बाबूजी की अवज्ञा करने की हिम्मत नहीं थी, नहीं तो वह कभी न आती। शायद
निधि ने भी इस बात को महसूस किया। बोली, दीदी ने नाहक तकलीफ की, मैं आने वाली थी। कोई बात नहीं, तुम आज थकी हुई हो ना इसलिए। पर वह जानता है कि अगर उसे इस तरह चाय पेश की गई होती तो वह कप उठाकर फेंक देता। पर यह बेचारी घर की बहू है, यह अपने तेवर किसे दिखाएगी, कैसे दिखाएगी। कितनी ही देर तक वह चाय ऐसी ही रखी थी। फिर उसने कहा, चाय ठंडी हो रही है, पी लो। निधि ने कप उठाया और एक घूंट में खाली करके रख दिया। फिर बोली, दरअसल मैं इन कपड़ों में नीचे जाना नहीं चाहती थी और इतनी थकी हुई थी कि साड़ी पहनने की हिम्मत ही नहीं थी। अब उसे ने ध्यान से देखा। निधि सलवार सूट पहनी हुई थी। उसने कहना चाहा, तो क्या हुआ, रंजना भी तो सूट ही पहनती हैं। पर वह चुप रहा। क्या पता माँ ने बहू के लिए कोई ऑर्डिनेंस जारी कर रखा हो। कम से कम आज वह माँ से पंगा लेना नहीं चाहता था। बाबू से डांट खाकर वे वैसी ही जली भुनी बैठी होंगी। कपड़े बदलकर वह नीचे जाने लगी तो वह कहने को हुआ, नीचे जा ही रही हो तो यह कप लेती जाओ और धोकर ले जाना, नहीं तो माँ को बात करने का मौका मिल जाएगा। पर यह कहने की उसकी हिम्मत नहीं पड़ी। उसके घर में लगी नौकरों की फौज वह देख आया था। कप प्लेट धोने की नौबत निधि पर शायद ही कभी आई हो। उसके जाते ही भूषण पलंग पर जाकर लेट गया। कपड़े बदलने तक की उसमें ताकत न रही। ऑफिस से वैसे ही थका हारा आया था। आते ही बाबूजी से सामना करना पड़ा। वह पस्त हो गया। लेटे लेटे अपने आसपास देखने लगा। जब भी वह फुर्सत में होता है अपने आसपास देखता है और आश्चर्य में डूब जाता है। सब कुछ जैसे स्वप्नवत लगने लगता है। छत पर बनी मामूली बरसाती का निधि के पापा ने जैसे काया पलट कर दिया था। यही वह बरसाती थी जहाँ घर के शोरगुल से बचने के लिए वह यहाँ आकर पढ़ता था। गर्मियों में रात को सोने की कोशिश भी करता था। उस पुरानी बरसाती का अब कहीं चिन्ह भी ढूंढे नहीं मिलता। सगाई और शादी के बीच में 3 महीने थे। बाबूजी से आज्ञा लेकर निधि के पापा ने उन 3 महीनों में यह सपनों का संसार खड़ा किया था। खूबसूरत बेडरूम, नीचे डिस्पेंसर से पुती दीवारें, फॉल्स सीलिंग से जगमगाती बल्बों की कतार, सुनहरा शैडिलियर, दीवार पर टंगा छोटा सा टीवी, क्यूट सा छोटा सा सोफा सेट, एक राइटिंग टेबल, बुक सेल्फ, सुरैक और यह नक्काशीदार भव्य पलंग। बेडरूम के पास छोटा सा ड्रेसिंग रूम जिसमें गोदरेज की अलमारी, कलात्मक ड्रेसिंग टेबल और कपड़े टांगने के लिए सुंदर स्टैंड है। छोटी सी लॉन्ड्री बैग है। कोटा स्टोन का छोटा सा प्लेटफार्म है। दीवार में 2-3 पॉइंट है। उसके बाद सर्व सुविधा युक्त बाथरूम, गीजर, शावर टार्जन, एग्जॉस्ट फैन, नीचे मैट, नीचे टाइल्स की दीवारें, उसी रंग से मेल खाती टॉयलेट सीट और वॉश बेसिन। बाथरूम में छोटा सा पंखा भी है और बेडरूम में एसी। पूरे घर में एसी वाला यही एक कमरा है। बाकी लोग तो कूलर पर ही गुजारा करते हैं। कभी कभी वह सोचता है, ये सारी सुविधाएं न होती तो निधि इस घर में कैसे गुजारा करती। 1.5-2 लाख रुपया खर्च करके उसके पापा ने उसके लिए सारी सुख सुविधाएं जुटा दी हैं। सुविधाएं तो खैर मिल गई हैं, पर सुख, वह तो प्रश्न चिन्ह ही बना हुआ है ना। नहीं तो वह दोबारा यहाँ आने से इनकार क्यों करती। नीचे से खाने की बुलाहट हुई। उसके बाद वह नीचे उतरा। उसने देखा टेबल पर सिर्फ 4 ही थालियां लगी हुई थी। उसे आश्चर्य हुआ। दिन में तो सबके समय अलग होते हैं, पर शाम का खाना तो सब साथ ही खाते हैं। फिर आज क्या हुआ? और लोगों की थालियां कहाँ हैं? बाबूजी ने पूछा।
आप लोग बैठिए, हम लोग बाद में ले लेंगी। भूषण को बहनों पर गुस्सा आया। कम से कम उन लोगों ने तो कहना था कि हम भाभी के साथ खाएंगे। खाने के साथ में मिठाई परोसी जा रही थी। लो भाई, मिठाई खाओ, तुम्हारी ससुराल से आई हैं। मिठाई लीजिए, आपके समधी जी लाए हैं। तुम दोनों भी चखो, भाभी के मायके से मिठाई आई है। बाबूजी तो माँ की नस नस जानते थे। उन्होंने फौरन ताड़ लिया। बोले, मिठाई परोसते समय तुम्हारा सुर इतना कड़वा क्यों है? सुर क्यों कड़वा होगा? बस कह रही हूँ कि एक पैकेट मिठाई है, बस खाओ और खत्म करो। मतलब क्या होगा? अब एक पैकेट में क्या तो खाएंगे और क्या बांटेंगे? किसे बांटनी है? अड़ोस पड़ोस में देनी होती है। पहली बार बहू पीहर से आई है तो अड़ोस पड़ोस में बायन देना होता है। खैर, उन लोगों को पता नहीं होगा। भूषण ने कनखियों से देखा। पुराने डाइनिंग टेबल की कुर्सी पर निधि गुमसुम सी बैठी थी। माँ की टिप्पणी उसने सुनी तो जरूर होगी, पर उसका चेहरा वैसा ही भावहीन बना रहा। एकाएक उसका खाने से जी भर गया और वो उठ गया। इतनी जल्दी? माँ ने पूछा। क्या ससुराल की मिठाई से ही पेट भर गया? उसने कहना चाहा, मिठाई से भी और तुम्हारी बातों से भी, पर वो चुप रहा। बाबूजी सामने थे। फिर शाम के प्रसंग की पुनरावृत्ति हो जाती। माँ का मूड और खराब हो जाता। बाबूजी खाना खत्म करके उठते हुए बोले, अब फालतू काम मत करती रहना। बहू दिन भर की थकी हारी है, उसे जल्दी खा पीकर सोने जाने दो। मुझे तो अभी समय लगेगा। रसोई समेटनी है, दूध जमाना है, एक्वागार्ड चलाना है, उसे पहले ही खिला दूंगी। तो हम लोगों के साथ ही खिला देना था ना। आप कहें तो कल से सबसे पहले उसकी थाली लगा दूंगी, बस। भूषण समझ गया। माँ ने शीत युद्ध का शंखनाद कर दिया है। वह चुपचाप हाल में बैठकर टीवी देखता रहा। इस मंगला चरण के बाद निधि ने क्या खाया होगा, कैसे खाया होगा, यह सोचकर ही उसका मन भर आया। खाना खाकर निधि ऊपर चली गई तो वह उसके साथ ही जाना चाहता था, पर माँ के डर से बैठा रहा। बहनों के सामने माँ ने कोई अभद्र टिप्पणी कर दी तो उसे बहुत शर्मिंदा होना पड़ेगा। पिछली बार जब निधि यहाँ थी तो घर में शादी का माहौल था। घर में ढेर सारे मेहमान थे। उसके दाम्पत्य की असली शुरुआत तो अब होनी थी। जब आगाज ही ऐसा हुआ है तो अंजाम पता नहीं क्या होगा। इस शीत युद्ध की परिणति पता नहीं क्या होगी। वह आज रात निधि से पूछने वाला था कि उसने दोबारा यहाँ आने से इनकार क्यों कर दिया था। अब वो प्रश्न ही रद्द हो गया था। उत्तर उसके सामने था। बंद दरवाजे पर वह दस्तक देता, इसके पहले ही दरवाजा खुल गया। शायद निधि ने उसे की होल से देख लिया था। भीतर आते हुए उसने कहा, दरवाजा लॉक करके क्यों बैठ गई थी? गाउन पहन लिया था ना, इसलिए। निधि ने कंधे से दुपट्टा उतारते हुए कहा, एकदम से कोई आ जाता है तो अच्छा नहीं लगता। अब इतनी रात को कौन आएगा? सो तो है, फिर भी साड़ी पहनकर सोने की आदत नहीं है ना। उस समय सब नया नया था, घर में मेहमान भी थे, इसलिए साड़ी पहनकर सो लेती थी। ओके, उसने कहा और फ्रेश होने चला गया। वॉशरूम से लौटकर देर तक टीवी देखता रहा, पेपर पलटता रहा। मन में असंख्य कुंठाएं थी, उनके जवाब पाने का यत्न करता रहा। आखिरकार हार कर उसने बत्तियां बुझा दी और आकर लेट गया। कोई 15-20 मिनट बीते होंगे कि उसने कंधे पर हल्का सा स्पर्श महसूस किया। औसत भारतीय पुरुष को प्रणय प्रसंग में स्त्री की पहल करना अच्छा नहीं लगता। भूषण भी अपवाद नहीं था। उसने वितृष्णा से निधि की ओर देखा। नाइट लैंप की रोशनी में उसने देखा कि वह होठों पर उंगली रखकर उसे चुप रहने का इशारा कर रही है और उंगली से दरवाजे की ओर इंगित कर रही है। उसे कुछ समझ में नहीं आया, पर वह धीरे से उठा
दरवाजे की ओर गया कि होल से देखा तो एक छाया सी नजर आई। उसने दरवाजा खोला और बुरी तरह चौंक गया। माँ तुम? अप्रत्याशित रूप से दरवाजा खुलने से माँ भी हड़बड़ा गई थी और भूषण तल्ख स्वर में पूछ रहा था, यहाँ इतनी रात तुम क्या करने आई हो? कुछ नहीं, बस देखने आई थी। क्या देखने आई थी? चिल्ला क्यों रहा है? जा रही हूँ। और वो धीरे धीरे सीढ़ियां उतर गई। भूषण कितने ही देर तक हतबुद्ध सा वहां खड़ा रहा। फिर उसने धीरे से दरवाजा बंद कर लिया। बंद दरवाजे पर सिर टिकाए वह बड़ी देर तक खड़ा रहा। बिस्तर पर लौटने का उसका साहस नहीं हो रहा था। वह बेहद शर्मसार महसूस कर रहा था। खड़े खड़े जब पैर जाम हो गए तो वह बिस्तर पर आकर बैठ गया। दोनों हथेलियों में सिर थाम कर वह देर तक बैठा रहा। लगता था कि अगर हाथ हटा लेगा तो सिर फट जाएगा। सॉरी, पीछे से मृदुल आवाज आई। सॉरी किस लिए? शायद मुझे बताना नहीं चाहिए था, पर आपने कहा था इतनी रात को कौन आएगा, इसलिए। तुम्हें पता था कि माँ वहाँ है? निधि ने स्वीकृति में सिर हिला दिया। कैसे? पिछली बार जब मैं यहाँ आई थी ना, तो रात को सीढ़ियों पर चढ़ने उतरने की आवाज़ सुनकर डर गई थी। फिर एक रात मैंने बोल्ट उतार कर रखा। जब सीढ़ियाँ उतरने की आवाज़ सुनाई दी तो धीरे से खोलकर देखा माँ जी थी। उसने पूछना चाहा कि डर लग रहा था तो मुझे जगाया क्यों नहीं, लेकिन पूछ नहीं सका, क्योंकि इतना विश्वास उसने दिया ही कब था कि वो अपना डर या दर्द उससे बांटती। उसने बस यूं ही पूछ लिया, माँ क्या रोज आती थी? रात में एक दो बार तो जरूर आती थी। वह फिर हाथों में सिर थाम कर बैठ गया था। निधि ने एक बार फिर सॉरी कहा तो बोला, तुम बार बार सॉरी क्यों बोल रही हो? मुझे पता होता कि आप इतने डिस्टर्ब हो जाएंगे तो मैं बताती नहीं, पर सच में मुझे ऐसे वातावरण की आदत नहीं है। मेरे भैया की शादी को 5 साल हो चले हैं। पापा का तो सवाल ही नहीं उठता। मम्मी भी उनके कमरे में कभी नहीं जाती हैं। तनिष्क के समय भाभी की तबीयत थोड़ी ढीली थी, तब एक आध दो बार गई होंगी बस। कुछ काम होता है तो मिस्ड कॉल दे देती हैं। मुझसे भी कहती हैं कि जब भैया घर में हुआ करें तो कमरे में मत जाया करो। उस दिन माँ जी अचानक इस कमरे में आ गई थी। यह बात अगर मम्मी को बताऊंगी तो वे तो बेहोश ही हो जाएंगी। बताया तो नहीं? ऐसी बात क्या बताई जाती है? निधि ने कहा। थैंक यू, उसने तहे दिल से कहा और फिर चुप हो गया। वह सारा प्रसंग उसकी आंखों के सामने घूम रहा था। उस दिन उसकी सुहाग रात थी। रिश्ते की भाभीियों ने दिन भर लगकर उसका कमरा सजाया था। देर तक दीदी लोग और भाभियां कमरे में चुहलबाजी करती रही थीं। कोई 10 बजे उन लोगों ने कमरा खाली किया था। वह दरवाजा बंद करने की सोच ही रहा था कि माँ आंधी की तरह कमरे में चली आई थी। आते ही उससे लिपटकर रो पड़ी थी। रोते हुए उनका प्रलाप जारी था, मैं तुम्हारी कसूरवार हूँ बेटा। मैंने तुम्हारी जिंदगी तबाह कर दी। कैसा पत्थर तुम्हारे गले में बांध दिया है। पर क्या करूं, मेरी अक्ल पर ही पत्थर पड़ गए थे। मेरी मति मारी गई थी। पता नहीं उन लोगों ने चाय में क्या पिला दिया था, हलवे में क्या खिला दिया था। मेरी आंखों में धुंध पड़ गई थी। मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया था। मुझे मालूम है बेटा, भगवान इस गलती को कभी माफ नहीं करेगा, पर तुम माफ कर देना बेटा, अपनी माँ को माफ कर देना। माँ उसकी छाती में मुंह छिपा कर रोए जा रही थी और वो पत्थर की मूर्ति सा निष्पंद खड़ा था। और एक कोने में खड़ी निधि इस दृश्य को देखकर सहम गई थी और थर थर कांप रही थी। तभी बाहर से बुआ की कड़कदार आवाज सुनाई दी, भाभी, बच्चों के कमरे में क्या कर रही हो? बंद करो यह नौटंकी और बाहर निकलो। बुआ यूं तो बाबूजी की छोटी बहन थी, पर उम्र में माँ से बड़ी थी
और बाबूजी की तरह ही रोब दाव वाली थीं। उनसे भिड़ने का साहस माँ में नहीं था। उनकी आवाज़ सुनते ही माँ सहम कर दूर हो गई और धीरे धीरे चलकर कमरे से बाहर हो गई। बुआ ने आगे बढ़कर दरवाज़ा बंद कर लिया और कहा, बेटा अंदर से बंद कर लो। वह रात, वह मधुमाई यामिनी एक दूसरे से आंख चुराते ही बीत गई। क्या माँ यही चाहती थी? क्या आज भी उनका इरादा यही था? माँ के प्रति एक अव्यक्त गुस्से से उसका मन भर उठा। उसकी परिणति यह हुई कि उसने निधि को आगोश में भर लिया और कहा, थकी हुई हो ना, सो जाओ। फालतू बातों पर सोचकर परेशान मत हो, ओके? उनकी मधुयामिनी का मुहूर्त शायद आज का ही था। वो वॉशरूम से निकला ही था कि निधि ने पूछा, चाय लेंगे? चाय? उसने विस्मय से कहा। इस बार न मैं एक इलेक्ट्रिकल केटल और चाय कॉफ़ी के रेडीमेड पाउचेज लेती आई थी। सिर्फ चाय के लिए कपड़े बदल कर नीचे जाना बड़ा बोर लगता है। ठीक तो है, उसका गाउन पहनकर नीचे जाना माँ कभी पसंद नहीं करेगी। भूषण ने कहा, ऐसा करो, आज तुम अकेले पी लो। नीचे बन गई होगी ना, उसके साथ न्याय करना होगा। कल से साथ पियेंगे। आज वहाँ बता दूंगा, पर चाय पियोगी कैसे? मैंने कल वाला कप रख लिया था। भूषण का मन खराब हुआ गया। शादी के समय पूरे दर्जन भर कप प्लेटों वाला सुंदर टी सेट लाया था। माँ ने पता नहीं उसे कहाँ छुपा कर रख दिया था और किसी ठेले से 2 दर्जन मग उठाकर ले आई थी। बोली, शादी में ढेर सारे लोग रहेंगे, दिन भर चाय बनती रहेगी, टूट फूट भी होती रहेगी, बेकार में सेट खराब हो जाएगा। भूषण ने मान लिया था, पर अब शादी को महीना भर हो गया। वह चलने लगा तो निधि बोली, मैं नहा धोकर तैयार होकर ही नीचे आऊंगी, चलेगा ना? चलेगा, उसने कहा और नीचे उतर गया। माँ प्रतीक्षा ही कर रही थी। उसके लिए चाय डालते हुए बोली, रानी जी आ रही हैं या चाय ऊपर भिजवानी पड़ेगी? उसने कसैले स्वर में कहा, रानी जी के लिए कष्ट करने की जरूरत नहीं है, वे ऊपर ही चाय बना लेंगी। कैसे? पूरा इंतजाम करके लाई हैं। और यहाँ जो बन गई है उसका क्या होगा? मैं पी लूँगा। 2-2 कप पियोगे? क्या फर्क पड़ता है, पानी ही तो है। वैसे भी फेंकने से तो अच्छा है कि किसी के पेट में जाए। अपने लिए बना रही थी तो तुम्हारे लिए भी बना लेती। उसने तो कहा था, पर यहाँ 1 कप जाया हो रहा था तो तुम लाल पीली हो रही थी। 2 कप वेस्ट होती तो तुम पता नहीं क्या करती। कल से ऊपर ही पीऊँगा। सुबह हम दोनों की चाय मत बनाना। और हाँ, वह नया वाला टी सेट कहाँ है? मैं 2 पीस ऊपर ले जाऊँगा। क्यों? ये मग्स क्या बुरे हैं? अच्छे भी नहीं हैं। तुम लाई थी तब भी मैंने कहा था। तुमने कहा था शादी में चलने दो। अब शादी को इतने दिन हो चले हैं फिर भी। तो क्या फेंक दूं? किसी को उठा कर दे दो। पैसे पेड़ पर नहीं फलते, समझे? अभी तुम ऊपर चाय भिजवाने की बात कर रही थी तो याद आया, कल सुना बाबूजी ने ऊपर चाय भिजवाई थी। क्यों? वे बोले, सफ़र से थकी हारी आई है बहू, उसे ऊपर ही चाय दे दो। ये बात बाबूजी को क्यों कहनी पड़ी? आप लोगों में से किसी के मन में क्यों नहीं आई? और रंजना, तुम एमए की विद्यार्थी हो, तुम में इतने एटिकेट्स नहीं हैं कि किसी के कमरे में जाने से पहले नॉक करना चाहिए। उसे क्या मालूम था दिन में भी रासलीला चल रही होगी। वहाँ रासलीला चल रही थी? उसने कड़कती आवाज में पूछा। रंजना मिमियाते हुए बोली, हमने कुछ नहीं कहा था, माँ अपने से कह रही है।
फिर दरवाजा क्यों बंद था? माँ बोली, दरवाजा अगर बंद हो तो ये जो आंधी की तरह भीतर आ सकती थी। रंजना मुंह फुलाकर वहां से उठ गई। माँ बोली, वैसे भी 24 घंटे दरवाजा बंद मत रखा करो, घर में जवान बहने हैं। अभी मेरी बीबी को आए 20 घंटे भी नहीं हुए हैं और तुम 24 घंटे की बात कर रही हो। और रात को मातेश्वरी आप ऊपर आईं तब रात के 11 बज रहे थे। ये बात रात भर से भूषण के मन में खुदक रही थी। उसने कहकर मन हल्का कर लिया। एक क्षण को माँ के चेहरे का रंग उड़ गया। फिर बोली, मैं रात की बात नहीं कर रही थी, शाम की बात कर रही थी। उस बात का निराकरण हो गया है ना? तभी निधि नहा धोकर नीचे आई। मम्मी जी, वॉशिंग मशीन कहाँ है? वॉशिंग मशीन क्या करोगी? वॉशिंग मशीन का कोई क्या करता है? भूषण ने रूखे स्वर में कहा। कपड़ों के लिए पूछ रही थी। तुम दोनों एक बात कान खोलकर सुन लो। क्या? इस घर में वॉशिंग मशीन नहीं चलेगी। उसमें पानी भी बहुत लगता है और बिजली भी बहुत खर्च होती है। तो कपड़े कैसे धुलेंगे? अब तक कैसे धुल रहे थे? पिछली बार तो 4-5 दिन की बात थी। मैं सब घर ले गई थी। वाह क्या बात है! माँ के एक एक शब्द से रोष प्रकट हो रहा था। उसी समय माँ बाबूजी के कमरे का पोंछा लगाते हुए कौशल्या बाहर निकली। भाभी जी, फिक्र मत करो, मैं आपके कपड़े धो दूंगी। थैंक यू दीदी, निधि ने मृदुल स्वर में कहा। थैंक यू किस लिए? वह क्या मुफ्त में धोएगी? मुफ्त में क्यों धोएगी? भैया जी से पैसे वसूल लूंगी। भैया जी, आप अपने कपड़े भी रख देना, सब तरह से काम निपटा कर आऊंगी और ऊपर ही आप लोगों के कपड़े धो दूंगी। थैंक यू। पर असल में वह थैंक यू बाबूजी से कहना चाह रहा था। उन्होंने जरूर कमरे में बैठकर बाहर का वार्तालाप सुन लिया होगा और कौशल्या से कहा होगा। निधि के पिताजी की बात को उन्होंने दिल से लगा लिया था और तय कर लिया था कि अब वे उनकी बेटी को घर में पीड़ित या प्रताड़ित नहीं होने देंगे। बाद में निधि ने कहा था, आई एम सो थैंकफुल टू कौशल्या दीदी। उन्होंने मेरी कितनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। मैंने कभी वॉशिंग मशीन चलाई थोड़े ही है, सोचा था मैनुअल पढ़कर सीख लूँगी। थैंक यू कौशल्या दीदी, आपने मुझे बचा लिया, नहीं तो मेरा अच्छा मजाक बन जाता। भूषण ने कहना चाहा कि तुम्हारे इस थैंक यू के हकदार कोई और हैं जो पर्दे के पीछे रहकर तुम्हारी समस्या का हल कर रहे हैं, तुम्हारी सुख सुविधा का ख्याल रख रहे हैं। वह ऑफिस से लौटा तो कौशल्या सिंक में बर्तन धो रही थी। बोली, भैया जी जरा जल्दी आया करो, भाभी जी को घुमाने ले जाया करो, बेचारी दिन भर घर में बधी बधी सी रहती हैं। वह क्या घुमाने ले जाएगा, उसे शर्म आती है, माँ ने कहा। क्यों शर्म क्यों आती है? माँ ठीक कह रही हैं कौशल्या, मुझे सचमुच शर्म आती है। माँ का चेहरा एकदम गर्व से तन गया, पर भूषण का अगला वाक्य सुनते ही लटक गया। मुझे शर्म आती है क्योंकि उसके दरवाजे 3-3 गाड़ियाँ हैं, मेरे पास ये अकेली बाइक है। तो एक गाड़ी यहाँ भिजवा देना, माँ ने कहा। वो तो भिजवा देंगे, पर रखोगी कहाँ? बाहर का बरामदा पूरा गैराज बना हुआ है। मेरी बाइक, बाबूजी का स्कूटर, अंजना की एक्टिवा सब वहीं ठूंसे पड़े रहते हैं, इसलिए अंजना के लिए अलग से स्कूटी लाने का प्लान लटक गया है। कौशल्या बाहर निकली तो ऊपर से आवाज आई, दीदी। आई भाभी, और कौशल्या फटाफट सीढ़ियाँ चढ़ गई। आजकल भाभी जी बड़ी लाडली बन गई हैं कौशल्या की। अच्छा तो है, भूषण ने कहा, कोई तो है जो उसे चाहता है, बाकी लोगों की तो वह आँख की खिरकिरी बनी हुई है। माँ ने उसकी बात को अनसुना करके कहा, चाय पिएगा? नहीं, ऊपर बन गई होगी। कैसे पी लेता है तू उसकी चाय? क्यों? अरे आज बनवाई थी मैंने,
कहा हाथों की मेहंदी उतर गई हो तो चाय बनाकर ही पिला दो एक बार। पर क्या बताऊं, पूरी चाय मैंने सिंक में उलट दी। क्यों, अच्छी नहीं बनी थी? किसी ने चखी होती तो पता चलता न कि कैसी बनी थी। मेरा तो शक्ल देखकर ही मन खराब हो गया। चाय की शक्ल देखकर स्वाद पता चल जाता है? क्यों नहीं चलता? इतने दिन भाड़ नहीं झोंकी है मैंने। तभी कौशल्या नीचे उतरी। भैया जी, भाभी चाय लिए बैठी हैं, जा रहा हूँ, उसने कहा और सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। तभी कानों में माँ की आवाज़ आई। कौशल्या, क्या लिए जा रही है? भाभी की साड़ियाँ हैं, प्रेस में जाएंगी। रानी जी घर में भी प्रेस की साड़ियाँ पहनेंगी? सूरत नसक ठसक देखो। वह सीढ़ियों पर ही ठिठक गया था। वहीं से बोला, माँ, प्रेस के कपड़ों का सूरत शक्ल से क्या संबंध है? माँ बुरी तरह चौंक गई। तू अभी तक यहीं खड़ा है? ऊपर जा रहा था ना? जा रहा हूँ, आपकी अमृतवाणी सुनने के लिए रुक गया था। माँ ने एकदम मुंह फेर लिया था, इसलिए उनके चेहरे के भाव पढ़ नहीं सका। निश्चित ही वे देखने लायक होंगे। ऊपर जाते हुए भूषण का मन ग्लानि से भर उठा था। निधि की बनाई चाय माँ ने सिंक में उड़ेल दी थी। उसे कैसा लगा होगा? चाय देते समय निधि ने धीरे से पूछा, आपको सचमुच ये चाय अच्छी लगती है ना? जबरदस्ती तो नहीं पीते? ऐसा क्यों पूछ रही हो? आज माँ जी के लिए बनाई थी पर उन्हें पसंद नहीं आई। वह दूसरे वाक्य की प्रतीक्षा करता रहा कि उन्होंने सिंक में उलट दी, पर निधि ने कहा, आपके लिए कह रही थी कि वह कैसे पी लेता है पता नहीं। हर माँ को लगता है कि बेटे को सिर्फ उसके हाथ का खाना, उसके हाथ की चाय अच्छी लगती है। माँ की बातों का बुरा मत मानना, उन्हें किसी के हाथ का कुछ अच्छा नहीं लगता। नौकरी लगने के बाद उन्हें आराम देने के लिए मैंने 2-3 बार कुक रखने की कोशिश की, पर किसी से उनकी पटी नहीं। या तो उसे कुछ बनाने नहीं देती थी या फिर उसके बनाए खाने में नुक्स निकालती थी। 2 महीने से ज़्यादा कोई टिकता ही नहीं था। आखिरकार मैंने वह कोशिश छोड़ दी। तुमसे यह सब इसलिए कह रहा हूँ कि कल को तुम कोई खाने की चीज़ भी बनाओगी तो उन्हें पसंद नहीं आएगी। उसका बुरा मत मानना। मैं खाने की चीज़ क्या बनाऊंगी? मुझे चाय बनाना ही नहीं आता। गैस पर बनने वाली चाय तो बिल्कुल ही नहीं आती। घर पर चाय कौन बनाता? गेस्ट होते हैं तो टेबल पर मम्मी या भाभी बनाकर सर्व करती हैं। देसी ढंग से बनती है तो राजा राम भैया या नारायणी जी बनाते थे। ये केटल वाली चाय तो मैं एग्ज़ाम के दिनों में कमरे में बनाती थी, इसलिए पता है। घर में खाना कौन बनाता है? महाराज है ना, काशीबाई हैं जिन्हें हम लोग काकी कहते हैं। वो सब्जी काट देती हैं, मसाला पीस देती हैं। कभी भैया को नॉनवेज खाना हो तो कैंटीन से खानसामा आ जाता है। तुम्हारे घर में नॉनवेज बनता है? किचन में नहीं बनता। भैया के कमरे से लगा हुआ छोटा सा किचन है। तनिष्क के लिए दूध गर्म करना हो, रात बिरात को कॉफ़ी बनानी हो तो काम आता है। ये इलेक्ट्रिकल केटल यहाँ लाने का आइडिया भी मुझे भाभी ने ही दिया था। काफ़ी देर तक बातें होती रहीं, पर निधि ने सिंक में चाय फेंकने की बात नहीं बताई। शायद उसके सामने न फेंकी हो या कि फेंकी हो ही न हो। माँ के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। वे कुछ भी कह सकती हैं, कर सकती हैं। बाबूजी का मैसेज था। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। बाबूजी इन आधुनिक कलाबाजियों से कोसों दूर रहते हैं। मोबाइल भी भूषण ने बड़ी मुश्किल से उन्हें दिलवाया था। उन्होंने सारी तकनीकी सीख भी ली थी, पर वे शायद ही कभी उनका उपयोग करते थे। मैसेज भी शायद पहली बार ही भेजा है। उसने पढ़ा, मेरी स्कूटर की डिक्की में एक थैला है,
उसे लेकर सीधे ऊपर जाओगे। और याद रखना, यह सामान तुम लाए हो, मैं नहीं। अपनी बाइक टिकाकर उसने बाबूजी की स्कूटर की डिक्की खोली। उसमें सामान से ठसाठस भरा हुआ एक थैला था। उसे लेकर सीधे ऊपर जाना था। माँ का चुंगी नाका पार करना केवल असंभव था। फिर भी दाएं बाएं न देखते हुए वह सीधा सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। आहट पाकर माँ रसोई से बाहर आई। भैया आया था ना? हाँ, ऊपर गए हैं, कुछ सामान लाए हैं, रंजना ने बताया। काली माई का चढ़ावा होगा। कमरे में जाते जाते भूषण ने यह फिकरा सुन लिया था। उसे बुरा भी लगा, पर इस समय उसके मन पर दूसरी ही बातें हावी थीं। भीतर जाते ही उसने वह थैला निधि के सामने रख दिया। क्या है? मुझे क्या पता? तुमने बाबूजी से क्या मंगवाया था? मैं बाबूजी से क्यों कुछ मंगवाऊंगी? अगर किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो आपसे कहूँगी ना। मैं भी वही सोच रहा था। खैर चलो खोलकर देखते हैं। थैले में नाश्ते का सूखा सामान था। 2-3 तरह के बिस्कुट, नमकीन, सेव, आलू के चिप्स, भुने हुए काजू और ब्रेड। ओ माय गॉड! दोनों हाथों में सिर थाम कर निधि धम से बैठ गई। क्या हुआ? उसने घबराकर पूछा। आप नाराज तो नहीं होंगे? पहले बताओ तो क्या हुआ, फिर सोचूंगा। वह सचमुच घबरा गया था। आज सुबह 12:30 बज गए थे। मुझे भूख लगाई थी। मैंने माँ जी से पूछा हम खाना खा लें, तो बोली अभी तुम्हारे ससुर ने खाया नहीं है, तुम्हें कैसे दे दूँ? बाबूजी पूजा कर रहे थे, वहीं से बोले सुबह उसे भी बच्चों के साथ क्यों नहीं खिला देती? उन्हें ऑफिस जाना होता है, कॉलेज जाना होता है, इसलिए हाय हाय करके किसी तरह खिला देती हूँ। कहोगे तो इसे भी खिला दूंगी। अच्छा बताओ, अपने घर में भी तुम 10 बजे खा लेती थी? लंच तो 1 बजे ही होता है, पर सुबह ब्रेकफास्ट हो जाता है ना। तो माँ बोली अब मैं ब्रेकफास्ट भी बनाऊँ, खाना भी बनाऊँ। मेरे कोई 4 हाथ हैं, किसी का आसरा भी तो नहीं है। ओह, तभी बाबूजी इतना सारा सामान ले आए हैं। भूषण का मन कृतज्ञता से भर उठा। चलो चाय के साथ 1 आध पैकेट खोल लेते हैं, बाकी बंद रहने दो। कल परसों में कुछ बरनियाँ ले आऊँगा। ब्रेड भी नीचे ले चलते हैं, बाद में एक टोस्टर भी ले आएंगे। कुछ भी लाने की ज़रूरत नहीं है। मेरे सामान में ग्रोसरी केटनर्स की पूरी रेंज है, और शायद टोस्टर भी होगा। उस दिन आप मक्स ले आए थे, तब भी मैंने वो कहा कि सामान में अलग डिज़ाइंस के 3 सेट हैं, पर आप इतने प्यार से इतने सुंदर मग लाए थे तो कहना अच्छा नहीं लगा। उसकी इस समझदारी पर भूषण मुग्ध हो गया। खुले नमकीन और बिस्कुट के पैकेट को उठाते हुए बोला, मैं नीचे जा रहा हूँ। बंद वाले पैकेट ले जाइए ना। नहीं, पहले इन्हें ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, मैं यह समेट कर नीचे आ रही हूँ। भूषण ने दोनों खुले हुए पैकेट डाइनिंग टेबल पर रख दिए। ये क्या है? माँ ने पूछा। काली माई का प्रसाद है, थोड़ा चढ़ा दिया है, बाकी यह रहा। भूषण पीछे से कड़कदार आवाज़ आई। वह चौंक गया। उसे तो पता ही नहीं था कि बाबूजी कमरे में हैं। अगर तुमने यह बात मजाक में कही है तो यह बहुत ही घटिया मजाक है। सॉरी, उसने विनम्रता से कहा। मैं जानता हूँ तुम इतना घटियापन नहीं कर सकते। इसका मूल कहाँ है मैं जानता हूँ। और उन्होंने जलती हुई आंखों से माँ की ओर देखा। मुझे क्यों घूर रहे हैं? मैंने क्या किया है? काली माई के चढ़ावे की बात किसने कही थी? माँ सकपका गई। बोली, रात दिन मेरा जी जलता रहता है, 1 आध बार मुंह से निकल गया तो इतनी हाय तौबा क्यों मचा रहे हैं? तभी भूषण ने निधि को उतरते हुए देखा और बोला, बाबूजी अब रहने दीजिए प्लीज। आज रहने देता हूँ, दोबारा ऐसा हुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं। आज तो दोनों बड़ी स्मार्ट लग रही हो, भूषण ने कहा। तो दोनों बहनों ने पहले तो एक दूसरे की ओर देखा। फिर अंजना धीरे से बोली,
भाभी ने दिए हैं। ऐसी वेरी गुड। तभी माँ बोल पड़ी, ऐसे आंखें फाड़ कर देखने की ज़रूरत नहीं है। ननद भौजाइयों में ऐसा लेन देन चलता रहता है। निधि, मैं अपना वॉलेट शायद ऊपर भूल आया हूँ, ला दोगी प्लीज़? जी, कहकर निधि ऊपर चली गई तो उसने कहा, मैंने तो बस एक बात कही थी, उस पर इतना रिएक्ट होने की कोई ज़रूरत नहीं थी। आजकल माँ का बोलना भी बुरा लगने लगा है। बिना बात के बोलोगी तो बुरा ही लगेगा। और तुम जो बीवी के कपड़ों की ठसक दिखा रहे थे, वह अच्छी बात है। मैं क्या ठसक दिखाऊंगा? मुझे तो पता भी नहीं था कि उसके कपड़े हैं। उसकी अलमारी कभी देखी नहीं है। मैं क्या देखूंगा? मैं तो इसी संकोच में मरा जा रहा हूँ कि आज तक उसके लिए कुछ नहीं ला सका, हिम्मत ही नहीं हुई। कुछ लाने की ज़रूरत नहीं है, ढेर हैं उसके पास। जिसके पास न रूप है न रंग है, उसके पास भंडार हैं। और मेरी बेटियों के पास गिनती के कपड़े हैं। तुमने फिर उसके रूप रंग पर टिप्पणी की। तुम्हें इतना बुरा लगता है तो जाने दो, नहीं बोलूँगी। पर मैं कहती हूँ, रूप रंग न सही, गुण ढंग तो हो। चाय तक बनाने का शऊर नहीं है। तुम्हें खाना बनाने वाली चाहिए थी तो किसी मिश्रानी की बेटी को ब्याह लाती। ऐसे घर की बेटी क्यों लाई जहाँ चाय बनाने तक के लिए नौकर लगे हुए हैं? तो एक खानसामा इधर भी भेज देते। तभी निधि ने ऊपर से आवाज़ दी, यहाँ तो नहीं मिल रहा है। कहाँ छोड़ा है, याद है? सॉरी यार, भूषण ने कहा, मैं लैपटॉप पर रखकर भूल गया था। नीचे आ जाओ। फिर माँ से बोला, मैं आज फ़ोन कर दूँगा तो खानसामा कल आ जाएगा, पर झेलने की ताकत है तुम में? तब तक निधि नीचे आ गई थी। भूषण ने कहा, निधि प्लीज़, मुझे 4 स्लाइस सेंक दो और चाय बना लो। माँ बाबूजी पी रहे होंगे तो उनकी भी बना लो। निधि चाय बनाने भीतर गई तो साथ साथ वह भी किचन में चला गया और उसे देसी चाय बनाने के गुण सिखाने लगा। निधि बाबूजी को चाय देने गई तो वे बोले, बेटा 2 पीस अपने लिए भी सेंक लेना, खाने में अक्सर देर हो जाती है ना। माँ भूषण से बोली, तू अभी ब्रेड खा रहा है, खाना कब खाएगा? मैं बस अब निकल रहा हूँ, खाना कैंटीन में खा लूँगा। निधि, मैं गाड़ी निकाल रहा हूँ, तुम मेरा बैग और लैपटॉप लेकर बाहर आ जाओ। बरामदे में गाड़ी साफ करते हुए उसने सुना, माँ कह रही थी, लड़के के तेवर देखो। बाबूजी बोले, तुमसे लाख बार कहा होगा, जाते समय उससे चिक चिक मत किया करो, उसका दिमाग गर्म हो जाता है। लड़का 15 किलोमीटर दूर बाइक से जाता है, किसी दिन कोई अनहोनी हो गई तो जिंदगी भर रोती रहोगी। हमें तो लगा था वहाँ से कार आएगी। कार चलाने के लिए भी दिमाग को ठंडा रखना पड़ता है, समझी? आदत सुधारो अपनी। घर से निकलते हुए वह सोच रहा था, माँ की यह आदत अब क्या तो सुधरेगी, रोज उससे इजाफा ही होता जा रहा है। उसने पूछा, रंजू अंजू को वह कपड़े तुमने दिए थे? निधि चुप रही। भूषण ने खींच कर कहा, बताना तो था यार, मैंने तारीफ कर दी थी तो माँ ने कोई और ही मतलब निकाल लिया और शुरू हो गई। बताती हूँ, पर इस शर्त के साथ कि आप किसी से कुछ नहीं कहेंगे। मैं नहीं चाहती कि मेरे कारण घर में कलह क्लेश हो। ऐसे ही कौन सा काम हो रहा है, फिर भी बताओ। 3-4 दिन पहले माँ जी कमरे में आई थीं, बोली, पीहर से क्या क्या लाई हो, बताने की भी ज़रूरत नहीं समझी तुमने। ऐसा कहकर उन्होंने अलमारी खुलवाई और सारे कपड़ों का मुआयना किया। मैंने सोचा था
कि कहीं घूमने जाएंगे, इसलिए कुछ ड्रेसेस और सूट्स लेती आई थी। माँ जी ने 4 सूट निकाल लिए। बोली, यहाँ तो तुम सूट पहनोगी नहीं, यूं ही पड़े रहेंगे। लड़कियों के लिए रख लेती हूँ, कॉलेज आते जाते पहन लेंगी। फिर बोली, रिवाज है कि भाभियाँ अपने हाथ से एक एक साड़ी ननद को देती हैं, तुम भी दो। मैंने कहा, आप पसंद कर लीजिए। उन्होंने दोनों दीदी लोगों को बुला लिया और उन लोगों ने एक एक साड़ी पसंद कर ली। नई थी। इस समय तो मेरे पास सब कुछ नया ही है। ये साड़ियाँ तो शादी में मिली हुई थीं, अभी उनके ब्लाउज भी सिले नहीं हैं। आते समय मम्मी ने पकड़ा दी थी। वह दोनों हाथों में सिर थाम कर बैठ गया। ये लोग इस तरह मुझे कब तक शर्मसार करते रहेंगे? क्या कभी भी बीवी के सामने सिर नहीं उठाने देंगे? मुझे मालूम था आपको यह सब अच्छा नहीं लगेगा, इसीलिए नहीं बताया था। निधि बोली, थैंक्स, उसने कहा और लेट गया। पर जानता था आज रात नींद नहीं आएगी। सुबह तैयार होकर नीचे उतरा तो अलमारी की चाबी निधि के सामने पटकते हुए बोला, कितनी बार कहा है अलमारी लॉक किया करो, चाबी उसी में लगी छोड़ देती हो। निधि ने सास की तरफ देखा। वे बोली, मैंने ही मना किया था। इस घर में कोई चोर उचक्के थोड़े ही बसते हैं जो 24 घंटे ताला डाल कर रखती हो। ये कौन सा तर्क है? वह खींच कर बोला, ताला खोलने में कितनी देर लगती है? भूसड़ ठीक कह रहा है, बाबूजी बोले, सावधानी बरतनी चाहिए, वक्त कहकर नहीं आता। अलमारी से बहू की चीज बस्त रखी रहती है। चीज बस्त मतलब? निधि ने मासूमियत से पूछा। ज्वेलरी, भूसड़ ने बताया। ज्वेलरी तो माँ जी के पास है। बाप बेटे दोनों ने माँ की ओर देखा। ऐसे क्या घूर रहे हैं? मैंने कहा था बैंक में रखवा दूंगी। दोनों ने कहना चाहा, कहाँ रखवाओगी? कहीं लाकर है भी? पर निधि के सामने दोनों चुप रहे। बाबूजी ने कहा, बेटा आजकल मैं अपनी बैंक में दोनों के नाम से अलग लाकर ले लो। जमाना खराब चल रहा है, इतना जोखिम घर में रखना ठीक नहीं है। भूषण ने साफ देखा कि माँ का चेहरा उतर गया है। शायद उनकी कोई योजना उन्हें ध्वस्त होती दिखाई दी है। उसने सोचा, लाकर तो वह ले लेगा, पर माँ के पास से गहने कैसे मांगेगा? वे तो तूफान खड़ा कर देंगी। लॉकर में अगर उसका और निधि का ही नाम होगा तो उन्हें यह कतई स्वीकार नहीं होगा। रविवार को सुबह भूषण को अपने कमरे में देखकर माँ चकित हुई। क्यों रे, कुछ काम था? हाँ माँ, मैं यह फ्रिज ऊपर ले जाना चाहता हूँ। आज संडे है, किसी मजदूर को पकड़कर लाता हूँ। फ्रिज की क्या ज़रूरत पड़ गई? ऊपर का कमरा है ना, बहुत तपता है, प्यास लगती है। पानी ज़्यादा ले जाओ तो गर्म हो जाता है, थोड़ा ले जाओ तो ख़त्म हो जाता है। ऊपर फ्रिज रहेगा तो बार बार नीचे नहीं आना पड़ेगा। 1-2 कोल्ड ड्रिंक की बोतलें भी रख सकेंगे, और भी बोतलें रखनी होंगी शायद। फ़िलहाल तो उनकी ज़रूरत नहीं है, पानी से काम चल जाता है, बाद में देखा जाएगा। तुम्हारे कमरे में तो एसी है ना, कोई 24 घंटे थोड़े ही चलता है। जरा सी बात के लिए तुम इतनी बहसबाजी क्यों कर रही हो? इसलिए कि फ्रिज को कोई हाथ नहीं लगाएगा। फ्रिज और वॉशिंग मशीन मैंने रंजना के लिए रख छोड़े हैं, 1-2 साल में उसकी शादी कर देनी है। निधि के माँ बाप की दी हुई चीज़ें तुम रंजना को दोगी तो क्या हुआ? यह तो जमाने से होता आया है। बहुओं के दहेज से बेटियों का दहेज सस्ता आ रहा है। ये कोई अच्छी बात है? अच्छी बुरी मैं नहीं जानती, मैंने जो कह दिया सो कह दिया। भूषण कुछ देर तक किंग कर्तव्य विमूढ़ सा खड़ा रहा। क्या बोले? कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी माँ बोली, तुम्हारे ससुराल वालों ने हमें धोखा दिया है। कैसे? दहेज में एक धेला नहीं दिया, ऊपर वह ताजमहल बनवा दिया है और यहाँ मेरे कमरे को
माल गोदाम बना दिया है। टी सेट, डिनर सेट, आइसक्रीम सेट और जाने क्या क्या। माँ, ये चीज़ें मुफ्त में तो नहीं आती, पर ये जो भी दिया है बेटी के लिए दिया है। हमारे लिए क्या है? बेटी के लिए भारी भारी साड़ियाँ हैं और मेरी बेटियों के लिए ऐसी कि मैंने नौकरानियों में बांट दी। कौन सी नौकरानियाँ? भूषण के प्रश्न को अनसुना कर वे कहती रहीं। लोग पूछते हैं तो बताने में भी शर्म आती है। सब यही कहते हैं, हीरे जैसा लड़का मुफ्त में लुटा दिया। तो तुम्हारा असली दर्द ये है। नाहक बेचारी के रूप रंग को कोसती रही। वाह बेचारी, बड़ा दर्द आ रहा है। नहीं आएगा, बीवी है मेरी। बाप बेटे दोनों आजकल उसी की हिमायती बन गए हो, तभी तो टिकी हुई है बेचारी, नहीं तो कब की भाग खड़ी होती। यह बात भले ही उसने माँ को चिढ़ाने के लिए कही थी, पर वह मन ही मन जानता था कि यही सच है। दोपहर 12 बजे दरवाजे के सामने सामान वाला एक टेम्पू रुका। 2 लोग उतरे और कुछ सामान लेकर भूषण के पीछे पीछे ऊपर चले गए। कौन था? आहट सुनकर माँ किचन से बाहर आ गई थी। भैया शायद फ्रीज लेकर आए हैं, अंजना ने कहा। माँ ने गैस बंद की, हाथ धोए और सीधे ऊपर चली गई। पीछे पीछे अंजना थी। भूषण ने दोनों को देख लिया था, फिर भी अनदेखा करते हुए उन लोगों से बोला, आप ये सारे फंक्शंस मैडम को समझा दो, क्योंकि उन्हीं को ऑपरेट करना है। मैं तो दिन भर बाहर ही रहता हूँ। फिर वे लोग बताने लगे, इस नल से ठंडा पानी आएगा, इस नल से गर्म पानी आएगा, ये नल नॉर्मल पानी पीने के लिए है, नीचे छोटा सा फ्रिज है, एक आध कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल, एक आध दूध का कार्टन रख सकती हैं, 20 लीटर की बोतल ऊपर फिट होगी। अगर आप 2 ही लोग हैं तो 3 दिन तक आराम से चलेगी। तो ये कॉन्ट्रैक्ट मैंने आपको दिया। हर संडे आप 2 बॉटल्स रख जाया कीजिए। और निधि डार्लिंग, तुम इन्हें उठाने की कोशिश मत करना, ये जिम्मेदारी मेरी रहेगी, क्योंकि ये बहुत हैवी हैं। इसके बाद भूषण ने उन लोगों को बख्शीश देकर विदा किया। वे लोग पूरी सीढ़ियाँ भी उतर नहीं पाए होंगे कि माँ ने पूछा, कितने फूंक डाले? पहले यह तो पूछो कि यह चीज़ क्या है। एकदम पैसों पर ही उतर आती हो। तुम्हें पता होना चाहिए कि बाजार में कोई चीज़ मुफ्त में नहीं मिलती। सो पता है, इसीलिए पूछ रही हूँ कि कितने उड़ा दिए। पैसे दे रही हो तो अभी बिल पेश करता हूँ। रहने दो, ऐसे चोंचलों के लिए मेरे पास फालतू पैसे नहीं हैं। कहते हुए माँ कमरे से बाहर निकल गई। उन्हें नीचे उतरते हुए बाबूजी ने देख लिया था, शायद क्योंकि वे चिल्लाए, वहाँ बच्चों के कमरे में क्या करने गई थी? आपका बेटा एक अजूबा लाया है, देखने गई थी। आप भी देख आइए। रहने दो, मुझे तुम्हारी तरह दूसरों के कमरे में झांकने का शौक नहीं है। माँ, शाम को हम दोनों खाने पर नहीं हैं। कहाँ जा रहे हो? ऑफिस में पार्टी दे रहा हूँ। इसे भी ले जाओगे? शादी की पार्टी दे रहा हूँ, उसे तो ले जाना ही पड़ेगा। पिछली बार वह बहुत कम समय यहाँ थी, इसलिए नहीं हो पाया। फिर राखी पर चली जाएगी तो बहुत देर हो जाएगी। वैसे ऑलरेडी लेट ही हो गया है। हाँ, एक बात और, दोपहर 2 बजे कौशल्या आएगी और उसे पार्लर ले जाएगी। फिर भूषण ने बहनों की ओर देखकर कहा, तुम लोग जाना चाहो तो चली जाना, मेरी बेटियों को उसकी ज़रूरत नहीं है। मुझे यह जवाब पता था, इसलिए कौशल्या से रिक्वेस्ट की है, नहीं तो दो बहनों के घर में होते हुए मेड सर्वेंट से क्यों कहता। तुम भी बेकार पैसे फेंक रहे हो। क्रीम पाउडर लगाकर कोई गोरा चेहरा नहीं हो जाता। आज के प्रवचन का कोटा पूरा हो गया हो तो मैं चलूं? और भूषण ने ऊपर देखकर आवाज़ दी, निधि मैं निकल रहा हूँ, 5 बजे तैयार रहना। जी अच्छा, निधि ने ऊपर से ही जवाब दे दिया। शाम को 4:30 बजे वह घर आया। तब तक निधि पार्लर से लौटी नहीं थी। वह कपड़े बदलने ऊपर चला गया। पीछे पीछे रंजना भी चली गई।
बोली, भैया सुबह माँ के सामने हम बोल नहीं पाए थे, पर 21 को हमारे प्लीज उस दिन हमारे लिए पार्लर स्पॉन्सर कर दीजिए। अरे वाह, माँ की रूपवती कन्याओं को भी पार्लर की जरूरत पड़ गई। प्लीज भैया, माँ तो कुछ समझती है नहीं, बोलती चली जाती है। आजकल हर इवेंट से पहले लड़कियां पार्लर जाती हैं, तो यह बात कभी माँ के सामने बोलने की भी हिम्मत करो ना, ताकि उनके व्यंग की धार थोड़ी कम हो जाए। वह और भी कुछ कहना चाहता था, तभी निधि का फोन आ गया। हाँ, तुम गाड़ी छोड़ दो, हम लोग दूसरी बुक कर लेंगे, उसने कहा। वह तैयार होकर नीचे उतरा, तब तक निधि लौट आई थी। कौशल्या बोली, देखिए भैया जी, आपकी दुल्हन कितनी सुंदर लग रही है। ऐसे रोज घुमाने ले जाया करो तो थोड़ा सजेंगी संवरेंगी। दिन भर कमरे में गुमसुम सी मुंह लटकाए बैठी रहती हैं। शोर सुनकर माँ बाहर निकल आई थीं। आते ही उनकी नज़र निधि की साड़ी पर पड़ी। बड़ी सुंदर साड़ी है, उस दिन तो अलमारी में नहीं थे, फाल पीको के लिए गई थी। नई है, उसके उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना उन्होंने भूषण की ओर देखा। बहनों की याद तो न आई होगी। भूषण ने जानबूझकर विषयांतर करते हुए कहा, जरा कौशल्या की साड़ी तो देखिए, क्या गजब ढा रही है। कौशल्या खुश हो गई, बोली, वह परले मोहल्ले वाले माथुर साहब हैं ना, उनके बेटे की शादी हुई है, उसकी ससुराल से आई है। मथुराइन ने भी दी है, पर वह उतनी अच्छी नहीं है। मैं यह कपड़े ऊपर रख कर आती हूँ। निधि ने कहा, जल्दी आना, फिर मैं कैब बुक करता हूँ। कैब से जाओगे? माँ ने पूछा। भूषण ने जवाब नहीं दिया। तभी कौशल्या बोली, भैया जी, आपकी शादी की साड़ी अभी तक नहीं मिली। झूठ बोलती है, दी तो थी, वह तो पुरानी थी। ऐसी भी पुरानी नहीं थी, बस 1-2 बार पहनी थी। कौशल्या, तुम्हारी साड़ी मेरी ओर से ड्यू है, जल्दी मिलेगी, और आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कौशल्या जब चली गई तो भूषण ने कहा, तुम तो कह रही थी कि निधि के यहाँ से इतनी घटिया साड़ी आई थी कि तुमने सब नौकरानियों में बांट दी। घर की यह इकलौती नौकरानी तो शिकायत कर रही है कि उसे कोई साड़ी नहीं मिली। मुझसे हिसाब मांगेगा तू? तब तक बाबूजी बाहर निकल आए थे। बोले, और जो खास नौकरानी के लिए आई थी वह किसे दे दी? आपको कैसे पता? उन्होंने पूरी लिस्ट दी थी भाई। चाची, मामी, बुआ, मौसी, चचेरी बहनें, मौसेरी बहनें, नानी जी, इसके साथ ही एक नाम मेड सर्वेंट का भी था। तभी कैब आ गई और ऊपर से निधि भी। सो यह चर्चा वहीं थम गई। वह शाम बहुत शानदार रही। निधि सचमुच बहुत सुंदर लग रही थी। उसके चेहरे पर एक ग्लो था। वह सिर्फ मेकअप का कमाल नहीं था, खुशी की चमक भी उसमें शामिल थी। पति के साथ पहली बार बाहर जाने के उल्लास में उसका चेहरा दमक रहा था। पार्टी बहुत सफल रही। निधि के अभिजात्य ने सबका मन मोह लिया था। उसके व्यवहार में एक ग्रेस थी, एक सहजता थी, जिससे पता चलता था कि ऐसी पार्टियों की उसे आदत है। उसकी वाणी में एक सौम्यता थी, आवाज़ में एक खनक थी, और उसकी अंग्रेजी तो गजब की थी। सभी उससे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सके, और सबने भूषण को खूब सारी बधाइयाँ दी, और वह बनावटी नहीं था। इतनी सुहानी शाम के बाद घर लौटने का मन ही नहीं हुआ। चलो पिक्चर चलते हैं, भूषण ने कहा, और वे एक मल्टीप्लेक्स में चले गए। वातानुकूलित वातावरण में रिफ्लाइनिंग चेयर्स पर 3 घंटे पास बैठकर जो सुकून मिला वह अद्भुत था। अरसे बाद एक निर्मल आनंद की अनुभूति हुई थी। जैसे कि उसे आशंका थी, दरवाज़ा माँ ने ही खोला। बड़ी देर कर दी।
मैं ऊपर जा रही हूँ, निधि ने कहा और कमरे में चली गई। इस समय उसका ऊपर जाना ही श्रेयस्कर था। फिर भूषण ने कहा तो था कि देर हो जाएगी, पर इतनी देर? पिक्चर चले गए थे, बहनों की याद तो ना आई होगी। माँ, आज पहली बार उसे बाहर लेकर गया हूँ। क्या मेरा इतना सा सुख भी तुमसे सहा नहीं जाता? भूषण का वह रूप देखकर माँ एक बार तो सहम गई। उसका स्वर ही नहीं, आंखें भी अंगार उगल रही थीं। फिर भी उन्होंने साहस बटोर कर कहा, मैं क्या दुश्मन हूँ तुम्हारी जो ऐसी बात कर रहा है? भीतर से बाबूजी की आवाज़ आई, आधी रात हो गई है, बच्चों को सोने दो, बाकी लड़ाई कल सुबह कर लेना। भूषण ने तिक्त स्वर में कहा, बाबूजी की बात सुन ली ना, आधी रात हो गई है, अब सो जाओ, रोज की तरह गश्त लगाने मत आना। माँ आंखें फाड़ कर उसे देखती रह गई। तुम्हें क्या लगता है हमें पता नहीं चलता? बस रोज रोज दरवाज़ा खोलकर देखने का आलस आ जाता है। माँ को उसी तरह अकबकाई सी हालत में छोड़कर वह कमरे में चला आया। दरवाज़ा बंद करते हुए उसने देखा, निधि पार्टी के कपड़ों में ही निस्पंद बैठी हुई है। उसे देखते ही बोली, क्या हमारा पिक्चर जाना ठीक नहीं हुआ? देखो, मैं नीचे से काफ़ी झेल कर आया हूँ, अब तुम मत शुरू हो जाना प्लीज़, उसने खींच कर कहा। सॉरी, निधि बोली और चुपचाप जाकर लेट गई। वह दोनों हाथों में सिर पकड़कर बैठ गया था। ये माँ को क्या होता जा रहा है? इन 2 महीनों में कितना बदल गई हैं। ताने उलाहने के सिवा तीसरी बात उनके मुंह से नहीं निकलती। क्या माँ हमेशा से ऐसी थी कि अब ऐसी हो गई हैं? उसका दिमाग चक्कर खा रहा था, सिर घूम रहा था। उसे एक प्रसंग याद आया। शादी वाले दिन थे, घर में ढेर सारे मेहमान थे। वह बहुत उनिंदा हो रहा था, पर दिन के समय ऊपर कमरे में जाते हुए संकोच हो रहा था। एक कमरे में ढेर सारे बिस्तर पड़े थे, वह उन्हीं में से एक पर जाकर लेट गया। बगल के कमरे में महिला मंडल इकट्ठा था, कुछ काम भी हो रहा था और गपशप भी। उन्हीं आवाज़ों में उसकी मामी की आवाज़ उभरी। समझ में नहीं आ रहा है कि जीजी ने क्या समझकर यह रिश्ता किया होगा। जैसा कि वे कहती हैं, क्या सचमुच उन लोगों ने चाय में कुछ मिला दिया था? आपकी ननद रानी इतनी भोली नहीं है भाभी जी, यह बुआ की आवाज़ थी। बहुत पहुंची हुई आत्मा है, उन्होंने सोच समझकर यह खेल खेला है। सुंदर बहू लाती तो लड़का उसके रूप जाल में उलझ जाता और हाथ से निकल जाता। उन्हें 2 बेटियां ब्याहनी हैं तो क्या आप तो जानती हैं, ये अम्मा के बबुआ लोग शादी के बाद बीवी के पल्लू से बच जाते हैं, इसीलिए सावधानी बरती हैं। उस समय सुनकर अच्छा नहीं लगा था, पर अब लगता है, क्या सचमुच माँ ने यह योजनाबद्ध रूप से किया था? अपने से बहुत ऊंचे घर से साधारण रूप रंग वाली कन्या को ग्रहण करके उन्होंने 2 बातें निश्चित कर ली थीं। एक तो ढेर सारा दहेज मिलेगा और दूसरा लड़का भी वश में रहेगा। पर उनकी दोनों ही योजनाएं फलीभूत नहीं हुई। दहेज मिला तो पर सामान के रूप में, और निरंतर आलोचना के बावजूद वे निधि की ओर से उसका मन नहीं फेर पाई थीं, बल्कि वह ज़्यादा अपनी सी लगने लगी थी। प्यार न सही, पर उस पर ममता हो आती थी। एकाएक उसने निधि की ओर देखा। वह उसी तरह निस्पंद पड़ी थी, पर वह जानता था वह सोई नहीं है, सोना संभव ही नहीं था। सारी स्वीट हार्ट कहते हुए एकाएक उसने निधि के वक्ष में अपना मुंह छिपा लिया। अपना सारा गुबार मैंने तुम पर निकाल दिया, इतनी अच्छी शाम का कचरा कर दिया, सारी वेरी सारी। उसने आज पहली बार उसे स्वीट हार्ट कह के पुकारा था, और यह संबोधन उसके अंतर मन से निकला था। वह दफ्तर से लौटा तो देखा दोनों बहनें सजी धजी बैठी हैं। इतना बन ठन कर कहाँ जा रही हो? उसने पूछा। आपको बताया नहीं था, सहेली की शादी है, रंजना बोली। ओह, मैं तो भूल ही गया था।
कहाँ है मयूर मैरिज गार्डन? कैसे जाओगी? जवाब माँ ने दिया, तुम इनको कैब करके दोगे और लौटोगी कैसे? हम सब लोग रात भर वहीं रहेंगे, मस्ती करेंगे, सुबह वह हम सबको छुड़वा देगी। भूषण सोच में पड़ गया। कैब के लिए मना करेगा तो माँ उसका गलत अर्थ निकालेंगी, पर उन्हें समझाना तो पड़ेगा। माँ जानती हो वह जगह कहाँ है? उसने कहा, यहाँ से 22 किलोमीटर दूर हाईवे पर है। वहाँ लाइन से 6 मैरिज गार्डन्स बने हुए हैं। उतनी दूर ये लोग कैब में अकेली जाएंगी? पहुँचते पहुँचते तो रात हो जाएगी। तो तुम दोनों साथ चले जाओ। बिना निमंत्रण के ही जाना है ना, तो आप चली जाओ। नहीं, हमारे साथ कोई नहीं जाएगा। हम लोग रात भर धमाल करने वाले हैं। भूषण ने बाबूजी के कमरे के पास जाकर आवाज़ दी, बाबूजी इधर आइए जरा। बाबूजी के बाहर आते ही उसने कहा, ये लोग एक शादी में जा रही हैं। वह जगह यहाँ से 22 किलोमीटर दूर हाईवे पर है। क्या इनका अकेले कैब में जाना ठीक होगा? बाबूजी थोड़ी देर लड़कियों की ओर देखते रहे, फिर बोले, साड़ियाँ तो भाभी की पहनी लगती हैं, पर क्या गहने भी उसी के हैं? फिर माँ से बोले, तुम्हारी क्या मति मारी गई है? कोई झपट्टा मार कर ले गया तो हम लोग कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। कोई झपट्टा क्यों मारेगा? माँ ने कहा, राशिफल के अलावा भी पेपर में बहुत कुछ आता है, पढ़ा करो। मैरिज गार्डन्स में रोज चोरियां हो रही हैं। सूट बूट पहने चोरों की टोलियां घूमती रहती हैं। बच्चे तक उसमें शामिल हैं। गिफ्ट वाले लिफाफे चोरी हो जाते हैं, पर्सेस छिन जाती हैं, बटुए उड़ा लिए जाते हैं, चेनें झपट ली जाती हैं, और ये दोनों तो पूरा ज्वेलरी बॉक्स बनी घूम रही हैं। किसी की भी नीयत खराब हो सकती है। फिर भूषण से बोले, बेटा मैंने तुमसे कहा था ये सब लॉकर में रखवा दो। सॉरी बाबूजी, कहते हुए भूषण ने सर झुका लिया। जाओ, हमें नहीं पहनना है, कहते हुए रंजना ने 3 लड़ा हार उतारकर मेज पर पटक दिया। अंजना ने भी उसका अनुसरण किया। फेंको मत, बाबूजी चिल्लाए, लाखों की चीज़ है, तुम्हारा बाप बिक भी जाएगा तो चुका नहीं पाएगा। दोनों लड़कियां पैर पटकते हुए कमरे में चली गईं। रुला दिया न मेरी राजकुमारियों को? कितनी सुंदर लग रही थी, देखा नहीं गया होगा। माँ ने ताना मारा। भूषण ने माँ की ओर ध्यान नहीं दिया और बाबूजी से बोला, बाबूजी मेरा एक सजेशन है, मैं कैब बुलवा लेता हूँ, आप और माँ इन लोगों के साथ चले जाएं। इन्हें ठीक से उतार कर उसी गाड़ी में वापस आ जाएं। माँ तुम साड़ी बदल लो और उन लोगों से कह दो कि तैयार रहें। मुझे कौन सा शादी में जाना है, पर गाड़ी में तो जाओगी ना। मैं अभी खाना वाना नहीं बनाया है, वो सब हो जाएगा, चिंता मत करो। वे लोग जब चले गए तो निधि ने पूछा, खाना क्या बनाऊं? क्या बनाओगी? निधि चुप ही रही तो उसने कहा, आराम करो, मैं कुछ मंगवा लेता हूँ। माँ जी नाराज तो नहीं होंगी? तुम खाना भी बनाओगी तो माँ जी नाराज नहीं होंगी, इसकी क्या गारंटी है? वे कोई और कारण ढूंढ लेंगी। फिर निधि कुछ नहीं बोली। भूषण ने खाना ऑर्डर कर दिया, पराठे, सब्जी, पुलाव, रायता और खीर। अपने लिए उसने पिज्ज़ा मंगवाया। आ जाओ, गरम है, तब तक खा लेते हैं। उन लोगों से पहले? उन लोगों को आने में देर होगी। वैसे भी शांति से खाना खाना चाहता हूँ मैं। और एक बात सुन लो, खाना खाने के बाद तुम सीधे कमरे में जाकर सो जाओगी। उन लोगों के लिए दरवाज़ा खोलकर मैं भी आ जाऊँगा। सास ससुर के लिए प्लेटें आदि लगाकर निधि ऊपर चली गई। वे लोग 10 बजे बाद ही लौटे। आते ही बाबूजी बोले, तुमने ठीक कहा था बेटा, वाकई जगह बहुत दूर है और रास्ता भी ज़्यादा चलता हुआ नहीं है। ढूंढने में भी दिक्कत हुई। एक से नाम के 2 गार्डन्स थे, मयूर और मयूर पंख। लड़कियों के बस की बात नहीं थी। उन लोगों का मूड जाते समय खराब था, इसलिए मैं कह नहीं पाया। आप फ़ोन करके बता देना,
सुबह कोई परेशानी हो तो फ़ोन कर दें, मैं चला जाऊंगा। अब आप लोग खाना खा लो, अभी गर्म ही होगा। बाजार से मंगवाया है, एक दिन बना ही लेती, माँ ने कहा। वो तो बनाने को तैयार थी, मैंने ही मना कर दिया। सब्जी पसंद नहीं आती तो तुम कचरे के डिब्बे में डाल देती, रोटियां कुत्तों के लिए उठा कर रख देती और फिर आधी रात को बनाने बैठती, इसलिए मंगवा लिया। खूब कान भरे गए हैं। कान भरने की मोहलत ही कहाँ देती हो, रात भर तो कमरे का चक्कर काटा करती हो। ये जानकारी तो तुम्हारे शिकायत के पुलंदे से ही इकट्ठी की है मैंने। रात भर क्या कह रहे हो तुम? बाबूजी की बात को अनसुना कर माँ ने कहा, वह डिब्बा क्या है? वह समझ गया कि माँ ने जानबूझकर उसका ध्यान बटाने की कोशिश की है। उसका मन तो हुआ कि बाबूजी को रात की गश्त के बारे में बता दे, पहली रात का किस्सा भी बता दे, पर चुप रह गया। बाबूजी का गुस्सा वह जानता है, माँ के प्राण ही ले लेंगे। उस डिब्बे के लिए पूछ रही हो? पिज्ज़ा मंगवाया था। बहनों की याद तो न आई होगी। भूषण को पता नहीं क्या हुआ, उसने माँ की बाँह पकड़ी और उन्हें खींचकर फ्रिज के पास ले आया। अरे अरे, क्या कर रहा है? मेरा हाथ तोड़ेगा क्या? माँ चिल्लाईं। तब उसे एहसास हुआ कि उसके भीतर का सारा रोष अनजाने ही उसकी पकड़ में उतर आया था। उसने हाथ छोड़ दिया और फ्रिज खोलकर खड़ा हो गया। मुझे मालूम था तुम यह बात जरूर कहोगी, इसलिए पहले से ही इंतजाम कर रखा है। ये डिब्बा रखा है, सुबह अपनी राजकुमारियों को खिला देना। वह ऊपर आया तब हमेशा की तरह सर भन्ना रहा था और जैसी कि उसने कल्पना की थी, निधि पलंग पर चुपचाप बैठी थी। उसकी आंखों में असंख्य प्रश्न थे जिनके उत्तर भूषण के पास नहीं थे। भूषण, कल बहू के भाई उसे लेने आ रहे हैं। पिछली बार जब वे लेने आए थे तब तुमसे भेंट नहीं हो पाई थी। उसके पिताजी छोड़ने आए थे, उस दिन भी तुम काम पर थे, इसलिए इस बार वे रविवार को आ रहे हैं। तुम घर पर ही रहना। जी अच्छा। माँ एकदम बिफर उठी। ये क्या तरीका है? न पूछना न ताछना, जब मर्जी आए तो चले आते हैं, जब मर्जी छोड़ जाते हैं। कुछ हमारी सुविधा भी देखेंगे कि नहीं? तुम्हें कौन सी असुविधा हो रही है? फिर और बहू के बिना तुम्हारे कौन से काम अटके पड़े हैं? बाबूजी ने कहा। फिर भूषण से बोले, पिछली बार उसके पिता यहाँ से गए थे तो रात के 11 बजे घर पहुँचे थे, इसलिए इस बार वह जल्दी निकल जाएंगे। 10 बजे आएंगे और 11 बजे निकल जाएंगे। बहू से कह दो आज ही सामान बांध ले। और हाँ, तुम अपने साले साहब के नाश्ते का ठीक से इंतजाम करना, अपनी माँ के भरोसे मत रहना। यह मुझे ताना दिया जा रहा है ना? पिछली बार उसके पिता आए थे तो मुझे लगा बेटी के यहाँ कुछ खाएंगे नहीं, इसलिए तुमने कोरी चाय परोस दी थी। उन्हें खाना होता तो खाते, न खाना होता तो नहीं खाते, पर साथ में कुछ रखना तो था। 300 किलोमीटर दूर से आया आदमी, उसे चाय पर निपटा दिया। मैं उस दिन इतना शर्मसार हुआ था। अच्छा है, इस बार तुम घर पर रहोगे तो गड़बड़ी नहीं होगी। भूषण ने मन में सोचा, ईश्वर करे ऐसा ही हो, पर माँ अगर गड़बड़ी करना चाहेंगी तो उन्हें कौन रोक सकता है। रात को उसने निधि से पूछा, तैयारी हो गई? निधि ने सूटकेस की ओर इशारा कर दिया जो पैक हो चुका था। ये भी रख लो, उसने कुछ पैकेट्स पकड़ाते हुए कहा। ये क्या है? कुछ नहीं, छुटके के लिए। क्या नाम है उसका? हाँ, तनिष्क के लिए टायर्स और टॉफ़ी, और घर के लिए थोड़ी सी मिठाई। निधि ने वह सामान अपने हैंडबैग में डाल दिया। फिर बोली, ये 2 सूट्स रखकर जा रही हूँ, आप दीदी लोगों को दे देना, और कल मैं जो साड़ी उतार कर जाऊंगी वह कौशल्या दीदी को दे दीजिएगा। मुझसे मिलेंगी तो मैं ही दे दूंगी, नहीं तो आप ध्यान रखना।
अपनी बहनों को कौशल्या के साथ लपेटना उसे अच्छा नहीं लगा, पर वह कुछ बोला नहीं। और हाँ, अलमारी में एक लहंगा सूट रखा है, डिब्बे में बंद है, इसलिए शायद माँ जी की उस दिन नज़र नहीं पड़ी। मैंने एक बार बस शादी में पहना है, यहाँ ले आई थी। अगर रिसेप्शन वगैरह होगा तो ज़रूरत पड़ेगी। अभी ऐसे ही रखे रहती हूँ, जब रंजना दीदी की शादी होगी तब उन्हें निकाल कर दे दीजिएगा। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे रंजना। निधि कुछ क्षण चुप रही, फिर एकदम बोली, आई एम नॉट कमिंग बैक। क्या? भूषण एक बारगी चौंक गया था। मैं अब यहाँ लौट कर नहीं आऊँगी। मैं तो इस बार भी नहीं आने वाली थी, पर मम्मी पापा ने जोर देकर कहा कि 4-5 दिन में तुमने ऐसा क्या देख लिया। इतनी जल्दी मनुष्य की पहचान नहीं होती है। महीना 15 दिन रहकर देखो, फिर सोचेंगे। अब मैंने रहकर भी देख लिया और मैं इस नतीजे पर पहुंची हूँ कि मेरे कारण घर में बहुत कलह क्लेश हो रहा है। माँ बाबूजी की रोज़ झड़प होती है, आपकी और माँ जी की भी नोकझोंक चलती ही रहती है। वे कहती हैं मेरा बेटा ऐसा नहीं है, कभी ऊंचे स्वर में बात नहीं करता था। अब तुम्हारा गुस्सा मुझ पर उतर रहा है। मैं नहीं जानती कि आप मुझ पर नाराज़ क्यों हैं। अपनी तरफ से तो मैं पूरी सावधानी बरतती हूँ, किसी को शिकायत का मौका नहीं देती, पर कहाँ क्या गलत हो जाता है समझ में नहीं आता। हर लड़की के लिए ससुराल एक अग्नि परीक्षा ही होती है। नए लोग, नया वातावरण, नई परिस्थितियाँ एडजस्ट करते करते पसीना छूट जाता है। मैंने भी पूरी कोशिश की है, पर किसी को खुश नहीं कर सकी। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। बाबूजी तो संत आदमी हैं, वो अक्सर पापा की याद दिला देते हैं, पर बाकी लोग मुझसे खिंचे खिंचे से क्यों रहते हैं समझ में नहीं आता। शादी से पहले मैं बहुत खुश थी कि नंदों के रूप में 2-2 सहेलियां मिलेंगी। मेरी और भाभी की ट्यूनिंग इतनी अच्छी है कि जो बात मैं मम्मी से नहीं कह पाती उनसे कह देती हूँ। वी आर जस्ट लाइक फ्रेंड्स। पर यहाँ दीदी लोगों से कोई इंटरेक्शन ही नहीं हो सका, किसी ने होने ही नहीं दिया। आपको सुनकर अच्छा नहीं लगेगा, पर कौशल्या दीदी ने मुझे जो प्यार दिया उसका 10वां हिस्सा भी मुझे आपकी बहनों से नहीं मिला। माँ जी कहती हैं पैसे दे देकर मैंने उन्हें पटा लिया है, पर पैसे मैं काम के देती हूँ, प्यार को पैसे से खरीदा नहीं जा सकता ना। और माँ जी के लिए क्या कहूँ, उन्हें तो मेरी हर बात से शिकायत है। मेरे रूप रंग से, मेरे व्यवहार से, मेरे दहेज से, मेरे घर वालों से। हर बार वे मुझे एक इन्फीरियोरिटी हीन बोध कॉम्प्लेक्स से भर देती हैं। मुझे ऐसे वातावरण में रहने की आदत नहीं है। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है, बट आई एम सॉरी, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। हमेशा चुप चुप रहने वाली निधि धारा प्रवाह बोली जा रही थी और वह चकित होकर सुन रहा था। इस लड़की के मन में कितना आक्रोश भरा हुआ था। किसी दिन तो उसे बाहर आना ही था। बार बार सॉरी कहकर निधि जब चुप हुई तो उसका गला भर आया था और आंखें भी। भूषण की इच्छा हुई उसे गले से लगाकर प्यार दे, तसल्ली दे, पर हिम्मत नहीं पड़ी। लगा कि यह अधिकार उसने हमेशा के लिए खो दिया है। दोनों लेट गए और लेटे छत के पंखे को घूरते रहे। विदा की रात थी, पर लग रहा था अब कहने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। सारे संवाद शेष हो गए हैं। तभी अचानक एक शोर सा उठा। लगा कि 4-5 चिड़ियाँ अचानक चींची कर उठी हैं। निधि घबराकर उठ बैठी तो भूषण ने उसे खींचकर वापस सुला दिया और उसके मुंह पर हाथ रख दिया। वह छटपटा कर रह गई, न उठ सकी न कुछ बोल सकी।
मुश्किल से 1.5-2 मिनट वह सो रहा होगा कि फिर एकाएक थमसा गया और सीढ़ियों पर उतरती पदचाप सुनाई दी। उसके साथ ही बाबूजी की कड़कदार आवाज भी, वहां ऊपर क्या कर रही हो, उतरो नीचे। साथ ही अंजना की आवाज थी, क्या हुआ बाबूजी? कुछ नहीं, अपने कमरे में जाओ। इसके बाद सब कुछ शांत हो गया। भूषण ने अपनी पकड़ ढीली की और निधि के मुंह पर से हाथ भी हटा लिया। निधि ने एक लंबी सांस ली और कांपते स्वर में पूछा, ये सब क्या था? अब क्या बताऊं? मेरी ही खुराफात थी। मतलब मैंने 1-2 बार ताना दे दिया था तो माँ ने आजकल ऊपर आना छोड़ दिया था, पर मुझे विश्वास था कि आज वे जरूर आएंगी। मैं उनकी ये आदत छुड़ाना चाहता था, इसलिए बालकनी की मेट के नीचे मैंने 4-5 रबड़ के खिलौने छुपा दिए थे। मैंने सोचा किसी न किसी पर तो उनका पांव पड़ेगा ही, आवाज से वे चौंक जाएंगी और भाग खड़ी होंगी। पर घबराहट में शायद उन्होंने सभी खिलौनों को रौंद डाला। अच्छा खासा हंगामा हो गया। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे अगर पता होता कि तुमने वापस न आने का मन बना लिया है तो ऐसा हरगिज न करता। माँ को नाहक जलील किया मैंने। पश्चाताप में उसके आंसू निकल आए। आई एम सॉरी, रियली आई एम वेरी सॉरी। तुम सारी क्यों बोल रही हो? इट इज़ ऑल माई फॉल्ट। लेकिन यह सब मेरी वजह से ही हो रहा है ना, इसीलिए अब मेरा यहाँ रहने का मन नहीं है। मैं फिर कहती हूँ कि मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। आप और बाबूजी, आप दोनों के कारण मैं इतने दिन यहाँ रह पाई, पर मेरे सहने की भी एक सीमा है ना। देयर इज़ ए लिमिट टू माई टॉलरेंस, एस आई अंडरस्टैंड एंड आई हैव नो ग्रजेश। उसने सांत्वना पर शब्दों में कहा। एक प्रश्न बार बार उसके होठों तक आकर लौट रहा था, क्या तुम तलाक चाहती हो? पर वह इस प्रश्न से ऐसे बच रहा था जैसे लोग किसी अशुभ, अमंगल, अपवित्र शब्द के उच्चारण से बचते हैं। सुबह ठीक 10 बजे अविनाश की गाड़ी दरवाजे पर आकर रुकी। उसने बताया कि वह घर से शाम को ही चल पड़ा था। रात में कहीं रुक गया था, सुबह 6 बजे फिर चल पड़ा था, तभी समय पर पहुंच पाया है। सामान उतरवाकर गाड़ी सड़क पर नीम के नीचे पार्क कर दी गई। सामान में मिठाई का एक पूरा डाला था जिसने पूरी टेबल घेर ली थी। इसके साथ ही एक बड़ा बैग था। बैग खोलकर अविनाश ने उपहार बांटने शुरू किए। बाबूजी के लिए रेशमी कुर्ता पाजामा था और माँ के लिए चंदेरी साड़ी, भूषण के लिए सुनहरी घड़ी और सफारी सूट था। सबसे बड़ा नजराना तो बहनों के लिए था। 4-4 साड़ियों का एक गिफ्ट पैक। साले साहब के लिए भूषण ने नाश्ते का शाही इंतजाम किया था। उसने माँ बहनों से कहना चाहा था कि बस थोड़ा प्रसन्न चेहरा रखें, मुस्कान के साथ अतिथि की खातिरदारी करें तो मेरा श्रम सार्थक होगा। पर उसे कुछ कहना नहीं पड़ा। निधि के घर से आई सौगात को देखकर उन तीनों के चेहरे स्वतः ही खिल उठे थे। नाश्ता लगाते ही बाबूजी ने कहा, बहुरानी तुम भी सबके साथ खा लो और ऊपर जाकर अपनी तैयारी करो। सामान तैयार हो जाए तो आवाज़ दे देना। थोड़ा सा मुँह उठाकर निधि ऊपर चली गई। भूषण भी साथ जाना चाहता था पर संकोच के मारे बैठा रहा। नाश्ते के बाद सब लोग ड्राइंग रूम में आ गए। ड्राइवर के लिए बरामदे में नाश्ता लगा दिया था। वह खाकर जाने लगा तो बाबूजी ने कहा, भूषण उसे थोड़ी देर रोक लो, ज़रूरत पड़ेगी। भूषण ने भी सोचा कि निधि की बैग गाड़ी तक ले जाने के लिए किसी की ज़रूरत तो पड़ेगी ही। जब सब लोग व्यवस्थित होकर बैठ गए तो बाबूजी ने गंभीर स्वर में कहा, अविनाश बेटा, हम तुम्हारी तरह बड़े आदमी नहीं हैं, पर इतने गए गुजरे भी नहीं हैं कि खैरात ले लेंगे। अंकल, आप ये क्या कह रहे हैं?
मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ बहुत सोच समझ कर कह रहा हूँ। लोग कहीं मिलने जाते हैं तो मिठाई जरूर लेकर जाते हैं, पर तुम तो पूरा मिष्ठान भंडार उठा लाए हो। राखी का नेग एक साड़ी का होता है, पूरी दुकान का नहीं। अंकल, मम्मी ने राखी, तीज, दशहरा और दिवाली की 4-4 साड़ियाँ रखवाई थीं। फिर मकर संक्रांति, होली, गणगौर, इनको भी तो चाहिए ना। देखो, हम तुम्हारा अपमान नहीं करना चाहते, इसलिए एक एक साड़ी मैं रख लेता हूँ, बाकी गाड़ी में रखवा दो। भूषण, मिठाई का एक पैकेट निकाल कर बाकी सब भिजवा दो। अंकल, कम से कम मिठाई तो रहने देते। नहीं, मैं यहाँ बांटता फिरूंगा, इससे अच्छा है तुम कहीं बांट दो। एक बात और, आज तो हमने तुम्हारा मान रख लिया, पर अगली बार जब आओ तो केवल अपनी बहन और बहनोई के लिए सौगात लाना। पूरे घर की पहरवानी करने की जरूरत नहीं है। अविनाश के पास अब कहने के लिए कुछ नहीं था। उसने चुपचाप सारा सामान ड्राइवर के हाथ गाड़ी में रखवा दिया। तब तक निधि भी आ गई। उसने सास ससुर के चरण छुए, नंदों के गले मिली और सड़क पार खड़ी गाड़ी में जाकर बैठ गई। उसका सामान लेकर भूषण और अविनाश भी वहीं पहुंच गए। वे दोनों एक तरफ खड़े होकर बात कर रहे थे कि भूषण ने देखा दोनों बहनें चली आ रही हैं। जरूर इन्हें बाबूजी ने भेजा होगा, साथ आती तो कोई बात भी थी। उसने तिक्त स्वर में कहा, यहाँ धूप में मत खड़ी रहो, जाओ घर में जाओ। और यह बात कहते हुए उसने देखा कि माँ बरामदे की जाली से लगी खड़ी हैं। उनकी यह ताक झाँक करने की आदत पता नहीं कब जाएगी। उन लोगों को विदा करके 15 मिनट बाद जब वह लौटा तब भी माँ वहीं खड़ी थी। यहाँ खड़ी क्या कर रही हो? उसकी सारी खीज उसके स्वर में उतर आई थी। देख रही थी, इतनी देर क्या बातें हो रही थीं। मियाँ बीबी की बातें तो सुनती ही हो, अब तुम्हें साले बहनोई की बातों में भी रस आने लगा। कहते हुए वह कमरे में आया। देखा बाबूजी दोनों हाथों में सिर पकड़े निश्चल बैठे हुए हैं। उसने महसूस किया कि वह भी जब बुरी तरह परेशान होता है तो इसी तरह सिर पकड़कर बैठ जाता है। यह आदत उसने शायद बाबूजी से ही ली है। उसकी आहट पाकर बाबूजी ने सिर उठाया, पूछा, वे लोग गए? जी। कब तक पहुंच जाएंगे? बाबूजी पूछ ही रहे थे कि रंजना ने साड़ियाँ उठा लीं। बाबूजी एकदम चीखे, रखो नीचे, खबरदार जो हाथ लगाया। रंजना सहम कर पीछे हट गई थी। बाबूजी की गर्जना जारी था, माँ बेटी तीनों मिलकर बहू की अलमारी खंगालती रही हो, इसीलिए वह साड़ियों का गट्ठर मुंह पर फेंक गया। उस दिन तुम्हारी माँ ने मिठाई का ताना दिया था, इसलिए पूरी दुकान यहाँ उठा लाया। वे लोग भी सोचते होंगे कि कैसे मंगतों के यहाँ लड़की ब्याह दी है। सच, जिंदगी में इतना शर्मसार कभी नहीं हुआ था मैं। सारी इज्जत का कचरा करके रख दिया। बाबूजी के एक एक शब्द में उनकी तिलमिलाहट जाहिर हो रही थी। भूषण उनके पास बैठ गया और शांत स्वर में बोला, बाबूजी, आपकी इज्जत का तो सिर्फ कचरा हुआ है, मेरी इज्जत का तो फालूदा बन गया है। मतलब? आपकी बहुरानी ने कह दिया है अब वह यहाँ लौट कर नहीं आएंगी। क्या? 4 स्वर एक साथ उभरे। आप तो जानते हैं बाबूजी कि वह इस बार भी आना नहीं चाहती थी। शादी के पहले 4-5 दिनों में ही उसे ऐसे कड़वे अनुभवों से गुजरना पड़ा था कि उसने साफ मना कर दिया था। उसके माँ बाप ने उसे समझा कर भेजा था कि 4 दिन में तुम किसी को जज नहीं कर सकती, जरा लग कर रहो। इसलिए इस बार पूरे 33 दिन रह कर गई है। पिछली बार तो सिर्फ ट्रेलर ही देखा था, इस बार पूरी फिल्म सामने आई है। कोई भी संवेदनशील स्वाभिमानी लड़की इन अनुभवों को दोहराना नहीं चाहेगी। यह हमारे लिए कितने गौरव की बात है न कि एक लड़की 2 महीने भी हमारे घर में रह नहीं सकी। उसके स्वर में व्यंग था, रोष था।
मैं पूछती हूँ ऐसा क्या हो गया, यह तुम पूछ रही हो माँ? यहाँ एक दिन ऐसा नहीं बीता जबकि उसके रूप रंग पर फप्तियाँ न कसी गई हों, उसके अनाड़ीपन का मजाक न उड़ाया गया हो, उसके अनगढ़ कामों की आलोचना की न गई हो, उसके घर वालों को कोसा न गया हो। माँ सहने की भी एक हद होती है। उसे तो ऐसा लग रहा था जैसे किसी शत्रु के खेमे में पटक दिया गया हो। तुम दोनों बाप बेटे उसके इतने बड़े हिमायती थे तो इसीलिए तो उसने इतने दिन गुजार दिए, नहीं तो वह कब की चली गई होती। खुद तो तुमने उसे कभी प्यार दिया ही नहीं। बाबूजी उसका ख्याल रखते थे तो वह भी तुम्हें करता था। और मेरी ये बहनें, वह तो सोच कर आई थी कि मुझे 2 सहेलियां मिलेंगी, क्योंकि उसका अपनी भाभी के साथ भी ऐसा ही रिश्ता है। दोनों में खूब अच्छी ट्यूनिंग है, पर इन दोनों ने उसे कभी अपना समझा ही नहीं। कभी 2 घड़ी भी उसके पास नहीं बैठी, उसकी समस्याएं नहीं सुनी। हमेशा कटी सी खिंची खिंची सी रही, हमेशा खार खाती रही, पता नहीं क्यों। इससे ज़्यादा प्यार तो उसे कौशल्या ने दिया है। अब तुम कहोगी उसने पैसे दे देकर कौशल्या को पटा लिया था। पैसे से काम बनते हैं माँ, प्यार नहीं मिलता। ये कितनी शर्म की बात है कि मेरी बहनों से ज़्यादा प्यार उसे घर की नौकरानी ने दिया। कुछ देर कमरे में सन्नाटा छाया रहा। फिर माँ बोली, मुझे पता है बेटा तुम्हें बहुत दुख हो रहा है, पर इतना दुखी होने की भी ज़रूरत नहीं है। वो वापस नहीं आ रही है तो न सही, दे दे तलाक। मैं तेरे लिए उससे अच्छी 2500 लड़कियां ले आऊंगी। तो पहले ही ले आती ना, ये 26वीं क्यों पकड़ लाई? मेरी अकल पर पत्थर पड़ गए थे, मेरी मति मारी गई थी। अपना फेवरेट डायलॉग नहीं बोलोगी? उन लोगों ने चाय में कुछ पिला दिया था, हलवे में कुछ खिला दिया था। मेरी मजाक उड़ा रहा है तू? मेरी जिंदगी खुद एक मजाक बन गई है, मैं किसी का क्या मजाक उड़ाऊंगा? भूषण ने कहा और फिर बाबूजी के हाथों में एक लिफाफा देते हुए कहा, बाबूजी ये देखिए। ये क्या है बेटा? थाईलैंड के आने जाने की टिकट हैं और 4 दिन का होटल का पैकेज। मैं उनकी बेटी को कहीं घुमाने नहीं ले जा सका ना, उसका यह जवाब है। मुझसे यह गलती हो गई है, मानना पड़ेगा। मैं ऐसी वैसी जगह जाना नहीं चाहता था और बहुत ऊंची जगह जाने की मेरी सामर्थ्य नहीं थी। हिम्मत करके किसी हिल स्टेशन चला भी जाता तो घर में भूचाल आ जाता। एक दिन, सिर्फ एक दिन हम लोग सिनेमा चले गए थे, तब कैसा कांड हुआ था आपने देखा था ना। बस तुम लोग हर बात मुझ पर डाल दिया करो, माँ भुनभुनाई। मैं कुछ गलत कह रहा हूँ? उस दिन आधी रात को तुमने कैसा तमाशा किया था, भूल गई? ऐसी सास मैंने पहली बार देखी जो बहू से ईर्ष्या करती हो। उसके लिए मैं साड़ी लाऊं तो तुम्हें जलन होती है, उसे टैक्सी में ले जाऊं तो तुम्हें तकलीफ होती है। उस दिन मामूली से पिज्ज़ा के लिए तुमने सुना डाला। सचमुच हनीमून पर चला जाता तो पता नहीं क्या बवाल करती। फिर कुछ देर तक ठहर कर बोला, किस्सा अभी खत्म नहीं हुआ है बाबूजी। मतलब? आप जानते हैं, शहर में स्नेहनगर नामक पास कॉलोनी है, वहाँ एक बहुमंजिला इमारत बनी है, अंजलि टावर्स। वहाँ मेरे लिए एक 3 BHK बुक किया गया है। नवरात्रि में गृह प्रवेश होगा। तो तू कह रहा था वह वापिस नहीं आएगी? माँ ने पूछा। उसने अपने माँ बाप से भी यह बात कही होगी, तभी तो आनन फानन उन्होंने यह फ्लैट बुक कर लिया है। कितना पैसा है उनके पास, खड़े खड़े फ्लैट बुक कर लिया। बच्चों की खुशी के लिए कई बार माँ बाप हैसियत से ज़्यादा कर जाते हैं। खैर, तुमने उसका सामान अभी खोला नहीं है ना, उसे पैक ही रहने दो, शिफ्टिंग में सुविधा होगी। बाबूजी बोले, बेटा तुम्हारे कमरे में जो भी सामान है उन्हीं लोगों का दिया हुआ है, वह भी ले जाना। जी। तू वहाँ रहने जाएगा? माँ ने पूछा। तो क्या वह अकेली वहाँ रहेगी? तो फिर ताजमहल का क्या होगा? अनजाने ही सही माँ, तुमने इस कमरे को सही नाम दिया है।
तुम तो जानती हो ताजमहल किसी महल का नाम नहीं है, वह मुमताज महल की कब्र है। हमारी भी सारी आशाएं, इच्छाएं, उमंगें उस कमरे में दफन होकर रह गई हैं। एक रात भी हम वहाँ चैन से नहीं सोए हैं। एक दिन ऐसा नहीं बीता जब ताने उलाहनों से कलेजा छलनी न हुआ हो। मेरे ऑफिस को निकलते समय रोज कुछ न कुछ बखेड़ा होता था। लौटते समय भी मन में दुखी बनी रहती थी कि घर जाकर पता नहीं क्या देखना सुनना है। ये 2 महीने तो व्यर्थ ही निकल गए। अब नई जगह में जाकर जिंदगी की नई शुरुआत करके देखते हैं। और भूषण उठकर चला गया। बाबूजी बोले, अब खुश हो जाओ भगवान, जो तुम्हारी आँख की किरकिरी थी, जिसे देख देख कर तुम्हारा जी जलता था, वह चली गई है। अब कलेजा ठंडा कर लो। मुझे ताना दे रहे हैं? नहीं, बधाई दे रहा हूँ। माँ भुनभुनाई, काली कलूटी थी फिर भी ऐसा जादू कर गई। रूपमती होती तो पता नहीं क्या करती। रूपमती होती तो तुम्हारे घर झांकने भी नहीं आती। मजबूरी में ही उन लोगों ने इधर का रुख किया था। उन्होंने सिर्फ वर को देखा। वे जानते थे घर तो वे कभी भी दे सकते हैं, दे ही रहे हैं। अपनी कमजोरी को ढांपने के लिए उन्होंने रुपयों का उपयोग किया, क्योंकि उन्हें पता था कि दुनिया में तुम जैसे लोग भी होते हैं जो रुपयों की चकाचौंध में होश खो बैठते हैं। उन्हीं रुपयों की लालच में तुम उनकी साधारण रूप रंग वाली कन्या को ब्याह लाई और फिर पहले दिन से उस पर व्यंग बाणों की बौछार करके उसका जीना मुश्किल कर दिया। तुम भूल गई कि तुम्हारी भी 2 बेटियां हैं। तुम्हें उनकी सुंदरता पर नाज है, पर तुम्हें यह पता नहीं है कि शादी के मार्केट में रूप नहीं, रुपया चलता है, जो उनके बाप के पास बिल्कुल नहीं है। अगर उन दोनों को तुम जैसी खूसट सास मिल गई तो पूरी जिंदगी ताने ही सुनती रहेंगी। अपनी ही बेटियों को बद्दुआ दे रहे हो? मैं क्या बद्दुआ दूंगा? बद्दुआ तो बहू के माँ बाप दे रहे होंगे, और वो फल भी रहे हैं। पहले घर की लक्ष्मी रूठ कर चली गई, अब बेटा भी जा रहा है। अब तुम आनंद करो। इन्हीं अंतिम शब्दों के साथ यह कहानी यहीं पे समाप्त होती है। आप सभी श्रोतागणों से नम्र निवेदन है कि आप लोगों को यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया अपना प्यार